हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 4 सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी के अंदर हमने देखे थे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हम बना के रखते हैं और वो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ओवरऑल सोसाइटी के वर्किंग में, उसके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे। आप ये कुछ चीजें जानते हो लेकिन उसके इस पर्सपेक्टिव से देखना, इन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, दैट दिस इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, और वो कैसे हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम उसको जब देखेंगे आज, तो आपका कैसा नजरिया बदलेगा। ये समझने के लिए, आपकी वो ब्रॉड थिंकिंग करने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर एंड होप यू लाइक द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी चीज को सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वो आपको हम बताएंगे। सो sociology as a discipline is interested in understanding the mutual link between individual and society। तो ये बात हम जानते ही है कि सोशियोलॉजी क्या करता है। सोशियोलॉजी वो लिंक ढूंढना है और उस लिंक को समझने की कोशिश करता है जो एक इंडिविजुअल और सोसाइटी को जोड़े रखता है। ऑल आर फाउंडिंग स्कॉलर्स लाइक कॉट, Durkheim, Marx, and Weber have illustrated that the specificity of human species lies in its social nature। तो ये सब नाम अब आपको पढ़ के न्यू नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हमने पुराने पहले के चैप्टर्स में ये सारे नाम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे इन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हुए सोशियोलॉजी के अंदर। उनके उन्होंने बताया था कि कैसे हर ह्यूमन स्पीशीज का जो पूरा हर चीज है वो सोशल नेचर, सोसाइटी सोशल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रियलिटी इज आवर सोशल एग्जिस्टेंस एंड आवर म्यूचुअल इंटर रिलेशन विद ईच अदर। ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखने के लिए आप इसको मार्क कर लीजिएगा कि हमारा रियलिटी क्या है, हमारी सोशल एग्जिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के साथ हमारे क्या रिलेशंस है, इंटर रिलेशंस कैसे है, उसके ऊपर पूरी डिपेंड करती है। सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर इनसेपरेबल एंटिटीज। ये तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही देख रहे हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी उसको हम अलग नहीं कर सकते, वो जुड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स वे में। सोसाइटी फॉर्म्स थ्रू इंटरैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स कैरी सोसाइटी विद इन देम in the form of roles they perform, statuses they occupy, values they cherish and norms that they follow। तो अभी कह रहा है कि सोसाइटी जो है, बहुत अच्छा अगेन बात चल रहा है, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इनसेपरेबल है। इनके बीच में, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के बीच में गिव एंड टेक का इंटरैक्शन चलता है, जिससे सोसाइटी, इंडिविजुअल से सोसाइटी फॉर्म होती है और इंडिविजुअल्स क्या खुद सोसाइटी कैरी करते हैं। इन व्हाट फॉर्म? इन फॉर्म ऑफ रोल्स, जो वो रोल्स प्ले करते हैं सोसाइटी में। इन फॉर्म ऑफ स्टेटस, जो हमने ये सारा रोल्स, स्टेटस, ये सब कुछ हमने पिछले चैप्टर में देखा है, इसलिए वो लोग यहाँ पे लिंक कर रहे हैं कि जो स्टेटस वो ऑक्यूपाई करते हैं सोसाइटी में, उस बेस पे वो सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। जो वैल्यूज और जो नॉर्म्स हम फॉलो करके सोसाइटी को बनाते हैं, वो सारी चीज एक इंडिविजुअल सोसाइटी क्रिएट करता है, राइट। सो दैट इज अगेन एक तरह का रिकैप। टू एक्सप्लेन द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट यूज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब बता रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या चीज है। तो ये जो रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन जो है किसके बीच में, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का, हमारे बीच में जो गिव एंड टेक का एक म्यूचुअल रिलेशन बनाया हुआ है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, उसको समझाने के लिए हम कंसेप्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट कंसेप्ट कौन सा यूज करते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट यूज करते हैं टू मेक अस अंडरस्टैंड द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। कॉमन सेंस की बात है, वो एक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हिस्सा है। सोसाइटी कंप्राइजेस वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक, अब एग्जांपल्स दे रहे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी क्या होते हैं। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन, स्टेट, मास मीडिया, लॉ, इकोनॉमी, ये सारे अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस कहे जाते हैं। ओके, इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एज मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। हम लोग आपस में इस माध्यम से, अलग अलग माध्यम, जो फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, ये सब अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर हमारा एक स्पेसिफिक रोल होता है, उसके अंदर हमारा एक स्पेसिफिक स्टेटस होता है, जिसके थ्रू हम आपस में इंटरैक्शन, रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन रखते हैं, जिससे सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी वो कौन से कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है? सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, स्टेट, मास मीडिया, लॉ, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, ये सब सारी चीजें होती है सोशल इंस्टीट्यूशंस।
In this unit, we will try to understand the concept of social institution by considering some simple examples how family and kinship networks carry out reproduction and socialization, economy and labor market, provide for the production and distribution of goods and services, while state, law, political systems ensure social order. तो ये अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन क्या सोसाइटी में लाता है, क्या सोसाइटी को कैसे चलाता है, सोसाइटी को कंजर्व करता है, सोसाइटी को मेंटेन रखता है, ये हम चीज देखेंगे। जैसे फैमिली रिप्रोडक्शन और सोशलाइजेशन में रोल निभाता है, इकोनॉमी लेबर मार्केट हमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हेल्प करता है, स्टेट लॉ पॉलिटिकल सिस्टम्स जो अलग अलग है वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में, इस तरह से सोसाइटी फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये हम थोड़े थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। इन शॉर्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल बिहेवियर फॉर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ सोशल वेलबीइंग। ये लाइन भी आप मार्क कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, और ये लिखना भी ऑफकोर्स इसीलिए। सो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल का बिहेवियर जो कोऑर्डिनेशन होता है ओवरऑल सोसाइटी में, उसको उसको लेकर उसको उसका जो पूरा पर्पस है कि क्या करना है, सोशल वेलबींग रहे, सोशल वेलबींग रहे। ओके, सो ये सोशल इंस्टीट्यूशन करता है। सोशल इंस्टीट्यूशन डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अब कुछ महान लोगों ने, सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने एंड अपने अपने व्यूज दिए, डेफिनेशंस दिए, वो हम देखेंगे। हॉटन एंड हंट का कहना है, एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ रिलेशंस व्हिच एम्बॉडीज सर्टेन कॉमन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड मीट सर्टेन बेसिक नीड्स ऑफ दिस सोसाइटी। तो इंस्टीट्यूशन किसे कहेंगे आप, तो हॉटन और हंट का ये डेफिनेशन है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे नहीं कि रैंडमली, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स जिसके अंदर कुछ कॉमन रूल्स होंगे, कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ बेसिक नीड्स होगी जिसको फुलफिल की जाएगी, उस चीज को मिलाकर हम बोलेंगे दैट इज एन इंस्टीट्यूशन, इसे हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे। E.S. Borgadis ने क्या अपना डेफिनेशन दिया है, a social institution is a structure of society that is organized to meet the needs of people chiefly through well established procedures। उसी बात को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके वही बात समझा रहे कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन वो एक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, एक सोसाइटी का वो हिस्सा है जिसके अंदर लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर के जरिए, ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ डील करते हैं, रिलेशन रखते हैं। एच ई बार्न्स का डेफिनेशन क्या है, social institutions are the social structures and machinery through which human society organizes, directs, and executes the multifarious activities required for human needs। तो वही बात अगेन फिर से, ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन लोग आपस में मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट और एग्जीक्यूट करते हैं कुछ चीजों को, और ये एक मशीनरी की तरह चलता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो एक स्ट्रक्चर और मशीनरी की तरह चलता है। उसी चीज को हम, जो सोसाइटी चला रहा है, उसी चीज को हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। तो फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सो सोशल इंस्टीट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन के, हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डेफिनेशन थे उसी से हम लिंक कर सकते हैं कि क्या उसमें कॉमन चीज आई सब में, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, ये सारी बातें दिमाग में रखना, कीवर्ड्स है सारे के सारे। सोशल इंस्टीट्यूट रिफर्स टू अ सिस्टम, बार बार वो बात कर रहे थे, सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड, क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड होना है कब, वेल डिफाइंड है क्योंकि वो क्लियरली मेंशन्ड है कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, वेल डिफाइंड स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। जब एक फिक्स सिस्टम होता है तब हम सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस डिपेंड अपॉन द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ पीपल, ये कोई एक जन नहीं कर सकता, इट इज अ कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, हर पर्सन को अपना अपना रोल निभाना है, अपना अपना अपने तरफ से जो भी वो पार्ट रोल प्ले करते हैं वो करना है, तो इट्स अ कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ पीपल। सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप अ फर्म नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर दैट इज नेटवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगेन वही बात, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हम एक नॉर्म्स चाहिए, हमें फिक्स रूल्स रेगुलेशंस बना के रखने हैं, तभी जाके वो एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म हो पाएगा। तो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन वाला एक स्ट्रक्चर होता है। Through their stable patterns and regulative structures, institutions facilitate as well as regulate individual behavior। और इसी हमें जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है ऑफ अ फिक्स पैटर्न, ऑफ अ फिक्स फॉर्म ऑफ बिहेवियर के लिए, उससे हम बिहेवियर को आगे कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं।
कि इस तरह से ही बिहेव करना है। इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म टू सेटिस्फाई प्राइमरी नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इंसान की प्राइमरी नीड्स जो जो होती है उसे फुलफिल करने के लिए। रोटी कपड़ा मकान, है ना, प्राइमरी नीड्स में आ जाता है। तो हमारी प्राइमरी नीड्स जो होती है इंसान की, वो सारी फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होते हैं। उस इंस्टीट्यूशंस में सब कुछ बहुत ही क्लियर, रेगुलेट, रूल्स अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम, अकॉर्डिंग टू अ फिक्स नॉर्म्स के हिसाब से चीजें चलती है। वो उस चीज को हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। In sociology, social institutions are understood differently from two basic sociological perspectives. तो दो दो नजरिए हैं सोशियोलॉजी के अंदर। सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखने के दो नजरिए हैं। वो दो नजरियों का क्या है नाम? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है? Looks at social institution as a playing number of specific roles in facilitating human social life. तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर हम फंक्शन वाइज देखते हैं कि एक इंसान कितने, क्या उसके फंक्शंस होते हैं अलग अलग। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या वो फंक्शन निभाने में, फुलफिल करने में हेल्प करता है, उस पर्टिकुलर रोल को फुलफिल करने में हेल्प करता है सोसाइटी में, उसके थ्रू इस इंस्टीट्यूशन को देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। क्या क्या रोल्स वो अदा करता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो अंडरस्टूड एज फंक्शनिंग टू फुलफिल सोसाइटी नीड्स इन अ पर्टिकुलर डोमेन। वही बात कि उस रोल के थ्रू वो सोसाइटी का, ह्यूमन सोसाइटी का कौन सा कौन सा एक फंक्शन पूरा कर रहा है, कौन सा एक नीड पूरा कर रहा है, उसके थ्रू इसको देख रहा हूं। A functionalist view understands institution as a complex structure of roles and status accompanied by a set of social norms, values and beliefs that arise in response to the diverse needs of the society. Again इसको ब्रेक डाउन करो, पूरा बात वही पुराने वर्ड्स, पुराने डेफिनेशंस को यूज करते हुए वही बात बोल रहे हैं जो ऊपर से दो लाइन में बोल रहे हैं कि सोसाइटी की कुछ नीड्स है, उस नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ फंक्शन करना है। वो फंक्शन पूरा करने के लिए हम एक नॉर्म्स, एक वैल्यूज, एक रूल सेट बना के रख रहे हैं, और उसको करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को एक रोल, एक स्टेटस दिया गया है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपन क्रिएट कर रहे हैं एक नीड को पूरा करने के लिए सोसाइटी के अंदर, उसी को हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की तरह देखेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन को देखेंगे। Institutions from this perspective are themselves dependent on one another for performance of their respective functions. They also have a capacity to adapt to the changing needs and perform different functions at once or over a period of time. अब ये कह रहे कि इसी से हम बोल सकते हैं कि हम सारे आपस में, सोशल इंस्टीट्यूशंस आपस में सारे एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे फंक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और इसीलिए हमें अपना अपना रोल और फंक्शन सही तरह से निभाना है। इसीलिए सोशल इंस्टीट्यूशंस एक प्रॉपर फॉर्म में होना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई सोशियोलॉजी उसको पढ़ता है, उसको समझता है और उसको मेंटेन करता है। सेकेंड व्यू है मार्क्सिस्ट और या फिर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इसके अंदर हम सोशल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से देखते हैं? यहां हम सोशल इंस्टीट्यूशन को एक 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 तरफा व्यू में देखते हैं, जिसके अंदर होल्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वल इन सोसाइटी। तो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वल इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ऊंच नीच वाला बात आ चुका है, सब लोग इक्वली प्लेस्ड नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इज स्क्यूड एंड मोस्टली इन फेवर ऑफ द एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो लोग ज्यादा वेल्दी, रिच, पावरफुल है, उनके साइड ज्यादा प्रिविलेजेस, अपॉर्चुनिटीज है। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बन चुका है सोसाइटी के अंदर विद सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा ये व्यू रखता है, मार्क्सिस्ट व्यू ऐसा रखता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कंट्रीब्यूट इन परसिस्टेंस ऑफ सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटीज। तो कह रहा है कि इससे हमारे सोसाइटी में सोशल डिविजन्स मौजूद है और इनइक्वालिटीज मौजूद है। दे ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और जो पावरफुल है, डोमिनेंट है, उसके फेवर में ज्यादा चलता है, ऐसा ये व्यू है। फैमिली, अब सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन जो है फैमिली। फैमिली हम जानते ही है फैमिली क्या है, लेकिन उसको हम आज एक अलग पर्सपेक्टिव में देखने वाले, इन द लेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इन द लेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसके नजरिए से आज फैमिली को देखेंगे। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी
यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला इज फैमिली। ह्यूमन सोसाइटी का सबसे कोर यूनिट अगर कोई चीज है तो वो फैमिली है। इट इज रिगार्डेड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी का कॉर्नर स्टोन माना जाता है, इतना इंपॉर्टेंट। इट फॉर्म्स द बेसिक माइक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ ह्यूमन सोसाइटी वुड फंक्शन विदाउट इट। विदाउट फैमिली सोसाइटी कैसे वर्क करती है ये सोचना आज की तारीख में इम्पॉसिबल है। फैमिली इज सिग्निफिकेंट फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी एज अ होल। ये बहुत अच्छी लाइन, इसको लिखिएगा कि एक अकेले पर्सन के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एज अ होल सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली एक इतना कोर वैल्यू है हमारा, फैमिली एक इतना कोर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है हमारा जिसके बिना लाइफ हम इमेजिन नहीं कर सकते। इन जनरल फैमिली इज सीन एज अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। ये एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना ह्यूमन सोसाइटी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। Family as a part of society has many different roles to play in the lives of people who inhabit it. तो फैमिली के बहुत अलग अलग रोल्स होते हैं हमारे लाइफ में, जो जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। एक फैमिली देयर इज एन इकोनॉमिक रोल द फैमिली प्लेज। ये आप मार्क कर लीजिए कौन से रोल्स निभाएगी फैमिली। एन इकोनॉमिक रोल, एन इमोशनल रोल, अ रोल ऑफ सोशल टू सोशलाइज चिल्ड्रन एंड टू पेरेंट देम। ये कुछ रोल्स दिए हुए फैमिली के। तो इकोनॉमिक रोल यानी कि आप आज की तारीख में यार बचपन से आपका खाना पीना रहना कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, आपके ये सारे नीड्स आपका कौन देख रहा है? आपकी फैमिली आपकी नीड्स और सब चीज का ध्यान रख रही है जब तक आप ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, राइट। और आप जब इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आप भी खुद शादी करोगे या जो भी, खुद भी अकेले भी रहोगे अगर, तो आप भी एक कमाओगे एंड यू नीड ऑल दैट थिंग, और आप एक फैमिली बसाओगे आगे जाके। सो इकोनॉमिक रोल ऑफ अ फैमिली, है ना। इमोशनल रोल, हमें हमें जब कभी फ्रेंड से प्रॉब्लम हो गई या कभी बाहर वाले दुनिया दुनिया वालों से कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम किसके पास जाते हैं? हम अपनी फैमिली के पास जाते हैं, मॉम डैड, हम उनके पास अपना कंफर्ट रखते हैं। और एक ओवरऑल हमें एक इमोशनल सपोर्ट होता है जब हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ होते हैं, राइट। तो इमोशनल रोल भी फैमिली प्ले करता है। और साथ ही साथ रोल टू सोशलाइज चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे सोशलाइज रहे और सोसाइटी में घुले मिले और उनको हम बड़ा करें, ये रोल होता है पूरे फैमिली का। बच्चे बड़ा करना भी रोल होता है फैमिली का। फैमिली अपीयर्स टू बी ए आइडल यूनिट, अ सोर्स ऑफ अफेक्शन एंड एनकरेजमेंट। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने अफेक्शन एंड एनकरेजमेंट के लिए फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में उसका पार्ट होता है। समटाइम्स हाउएवर the way family operates may not provide to all members what is due to them. It is also true that the family can be place of violence and pain. तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आपकी फैमिली वैसी आइडल फैमिली नहीं है जैसी एक पर्सन की होनी चाहिए, और मे भी हो सकता है वहां पे वॉयलेंस इन्वॉल्व है, पेन इन्वॉल्व है, एंड यू हेट दैट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज फैमिली। So that could be a case, है ना। In recent years, new perspectives have emerged that challenge both the universality and inevitability of family। और इसी के साथ ये जो हमने देखा कि ऐसा भी हो सकती है, फैमिली हमेशा अच्छी ही हो ऐसा नहीं है। तो ये व्यू के साथ आज की तारीख में जो हमने ऊपर जो अभी बात बोली थी कि यूनिवर्सलिटी है, यानी कि हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया, और इनएविटेबल यानी कि फैमिली के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ये दोनों पॉइंट आज की तारीख में चैलेंज हो रहे हैं, हाँ। रिसेंट रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट्स दैट कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के अनुसार अलग अलग तरह की फैमिली कॉम्पोजिशन होती है, एंड दैट ट्रेडिशनल फंक्शंस एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली आर सब्सटेंशियली चेंजिंग। और धीरे धीरे फैमिली का जो स्ट्रक्चर है और उसका एक जो ट्रेडिशनल फंक्शनिंग है वो चेंज होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में बहुत ही वास्ट ह्यूज जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बहुत ही मतलब दादा मामा चाचा काका सब लोग एक साथ एक बड़े से घर में या छोटे से घर में एक साथ रह रहे, लेकिन सारे के सारे। लेकिन धीरे धीरे जैसे चेंजेस होते गए, अर्बनाइजेशन होते गया और बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होते गए, हम न्यूक्लियर फैमिली देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी आजकल अब आ जाता है कि विदाउट एनी चिल्ड्रन फैमिली, जस्ट सिंगल मदर फैमिली और सिंगल डैड फैमिली। तो ये अलग अलग तरह की जिसे हम फैमिली
ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं कहते थे पहले, वो भी अब आ चुके हैं पिक्चर में। ओके, सो दैट इज दे आर चेंजिंग, कॉम्पोजिशन इज चेंजिंग। फैमिली का डेफिनेशन दिया हुआ है, कुछ लोगों ने देखेंगे। मैकआइवर, मैकआइवर का नाम पहले भी हम देख चुके हैं। वो कहते हैं फैमिली इज अ ग्रुप defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the protection and upbringing of the child children। तो मैकआइवर बहुत ही एकदम क्लियर कहते हैं कि ये वो ग्रुप है जिसके अंदर सेक्स रिलेशनशिप बहुत क्लियर होता है, और वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में और उनको बड़ा करने का जिम्मेदारी उन पे आता है, उसे फैमिली ग्रुप कहते हैं। बर्गिस एंड लॉकी, बर्गिस एंड लॉकी का क्या कहना है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन। अब इन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड व्यू कर दिया, ठीक है ना। टाइज ऑफ मैरिज, हम मैरिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, ब्लड के थ्रू जुड़े, या एडॉप्शन भी हमने अडॉप्ट किया, ब्लड रिलेशन नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल हाउस होल्ड, अब सिंगल हाउस होल्ड भी हो सकता है। इंटरैक्टिंग एंड इंटर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल रोल्स ऑफ हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, क्रिएटिंग अ कॉमन कल्चर। तो इन्होंने अपना थोड़ा और डिटेल करके और उसको और ब्रॉड व्यू में बता दिया कि फैमिली एक वो ग्रुप ऑफ लोगों की वो ग्रुप है जहां पर वो या तो मैरिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गए, ब्लड के थ्रू जुड़े हुए तो बच्चे हो गए, एडॉप्शन उसमें भी बच्चे हो गए, एंड एक ही घर में रहते हैं सारे, इंटर कम्युनिकेशन उनके बीच में होता है, और एक कॉमन कल्चर प्रैक्टिस होता है। वेबस्टर्स डिक्शनरी, डिक्शनरी में देखा तो फैमिली क्या है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज। एकदम सिंपल भाषा में फैमिली हम उसे कहते हैं जो ब्लड का नाता है या तो मैरिज के थ्रू जुड़े हुए हैं। ओके, इन शॉर्ट फैमिली इज अ की सोशल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेयरिंग एंड रेजिंग चिल्ड्रन, बिल्ड थ्रू सोशल बॉन्ड्स बेस्ड ऑन ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। अब ये तीनों ऊपर के डेफिनेशन से क्या कीवर्ड्स निकाल के इन्होंने एक अपने को शॉर्ट में बताया कि एक वो सोशल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर हम बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे बड़े करते हैं, हम उनको बड़ा करते हैं, और हमारा रिश्ता या तो ब्लड से है, या तो मैरिज की वजह से, या तो एडॉप्शन की वजह से आपस में। ये बेसिस, ये सोशल बॉन्ड्स की वजह से हमारा एक कुछ रिश्ता है, और उसके अंदर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे पैदा करना, बच्चे बड़े करना। ओके, यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है छोटी सी, किबुत्सिज्म क्या था। किबुत्सिज्म इजराइल में, जहां पर कपल्स यहाँ पे शेयर्ड लिविंग में सारे बहुत कम्युनल, शेयर्ड कम्युनिटी वाइज रहते थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बारे में दिया, थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस क्या है, फैमिली फैमिली क्या क्या फंक्शंस पूरा करती है। The basic functionalist view of family assumes that as a basic component of society, family plays certain indispensable functions. तो जो हम दो व्यूज जानते थे उसमें से पहले व्यू के अनुसार फैमिली इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो फैमिली एक बहुत ही ऐसा एक फंक्शंस कुछ निभाती है जिसको हम रिप्लेस ही नहीं कर सकते, इनडिस्पेंसेबल फंक्शंस है। दीज आर द बेसिक फंक्शंस, ये कुछ बेसिक फंक्शंस है फैमिली के, विच आर सोशलाइजेशन। सबसे पहले फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन। पहली बार बच्चा अपने घर में ही, घर के लोगों के साथ ही बातचीत करता है, उनसे ही उनका इंटरेक्शन होता है, राइट। बेसिक यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू टेलकॉट Parsons, family fulfills the basic need of primary socialization of children. This involves molding of the personality of children according to the shared norms and values. तो अब उस फैमिली में किस तरह की नॉर्म्स, किस तरह का कल्चर है, किस तरह का वो लोग के वैल्यूज है, फैमिली वैल्यूज है, उसमें वो बच्चा पहली बार सोशलाइजेशन करते हुए बढ़ता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। तो ये बच्चे का सबसे फर्स्ट सोशलाइजेशन फैमिली में होता है, और फैमिली जो नॉर्म्स और वैल्यूज पे चलती है वो उस पर्सनालिटी पे अफेक्ट करता है बच्चे की। फैमिली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ सोशलाइज, और ये ऐसा नहीं कि एक टाइम पे खत्म हो जाता है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। पेरेंट्स लर्न एज मच फ्रॉम रेजिंग देयर चिल्ड्रन एज देयर चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देम। बच्चों को बड़ा करते करते माँ बाप जितना सीखते हैं उतना ही ऑपोजिट इज द ट्रू, दैट बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं, है ना। The role of family as an agency of socialization is further elaborated in Unit 5। तो हम ये आगे वाले चैप्टर में देखेंगे इसके बारे में और डिटेल।
Next function is regulation of sexual activity. As pointed out by Murdoch, family provides scope for expression of sexual desires and drives and sexual gratification for the spouses. तो फैमिली के अंदर बहुत ही क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस बन चुके होते कि सेक्सुअल रिलेशंस कैसे किसके साथ कैसे होंगे कैसे होने चाहिए. At the same time, by framing rules and forbidding sexual activity outside marriage, it provides control and stabilizes society. तो इसी के साथ साथ वो क्या कर रहा है, जब वो रूल्स और रेगुलेशंस क्रिएट कर रहा है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कि आउटसाइड मैरिज सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी, ये सारी जो रूल्स है इसके थ्रू वो सोसाइटी को स्टेबलाइज और कंट्रोल भी कर रहा है. एवरी कल्चर रेगुलेट्स sexual activity mainly to maintain the kinship organization, a network of close relations. तो अपनी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलेट की जाती है और कंट्रोल की जाती है. सेक्सुअल रिलेशंस और मैरिज बिटवीन किन इज फॉरबिडन. तो भाई बहन की शादी आपस में फॉरबिडन होती है ना, बिकॉज हमारा किनशिप रॉन्ग हो जाएगा, राइट. और बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी है उसके. तो इट्स अ इंसेस्ट, उसे इंसेस्ट कहा जाता है. सो सेक्सुअल रिलेशंस और मैरिज बिटवीन आपस में भाई बहन की शादी नहीं कराई जाती. हालांकि कुछ कल्चर्स में फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, ये सब उनकी आपस में शादी बहुत ही कॉमन है. साउथ इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं जहाँ पे कॉमन है. पाकिस्तान, देयर इज वन ट्राइब, पठान का कोई ट्राइब है, जहां पर अगर आप अपनी कजिन से शादी आपने अगर नहीं की तो आप पे एक्चुअली लोग थू थू करेंगे, क्या तो अपनी कजिन से शादी नहीं कर पाया, मतलब वैसा बात हो जाता है. तो इट मींस दे हैव टू मैरी देयर कजिन. तो ये थोड़ा सा वास्ट वे में अगर आप देखिए, ब्रॉड माइंडेडली देखिए, तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा ये आपको बेंड ऑफ रूल्स मिलेगा. लेकिन फिर भी फर्स्ट ब्रदर सिस्टर ये शादी नहीं होगी अनलेस गेम ऑफ थ्रोन्स. आई डोंट नो इफ यू गाइस आर अवेयर ऑफ द सीरीज. गेम ऑफ थ्रोन्स में टरगैरियंस जो करते थे वो आज की तारीख में फॉरबिडन है. जो लैनिस्टर जेमी और सर्सी ने किया था वो फॉरबिडन चीज है, राइट. वो इंसेस्ट कहा जाता है. सेक्सुअल रिलेशन किन आपके घर में रॉन्ग होता है, किनशिप में रॉन्ग आता है. ओके. Precisely which kin falls within this regulation varies from culture to. वही मैंने बात अभी बोली कि कल्चर टू कल्चर ये थोड़ा सा वेरियस है. टगैरियंस आज होते तो कॉमन बात होती वहां उनके लिए, लेकिन उनका भी रीजन क्या है, अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए. और उनका ये था कि वो ड्रैगन्स को कंट्रोल करते थे विद द ब्लड लाइन. सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड देट. ओके. फैमिली एंड किनशिप रेगुलेट सेक्सुअल एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी. तो इस तरह से फैमिली और किनशिप क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल रेगुलेट करता है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का. दूसरा है इमोशनल सिक्योरिटी. फैमिली प्रोवाइड्स फिजिकल प्रोटेक्शन, इमोशनल सपोर्ट एंड ऑल्सो मटीरियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स. तो ये भी कॉमन सेंस की बात है, हमें सारा सपोर्ट मिलता है फैमिली में. फैमिली इज अ यूनिट ऑफ प्राइमरी रिलेशन, सर्व्स एज अ हेवन इन द हार्टलेस वर्ल्ड. तो ये बुरी दुनिया में, जालिम दुनिया में हमारा जो सुकून वाली जगह है वो हमारी फैमिली होती है. अ यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय केयरिंग, कोऑपरेशन, सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस. यहाँ पर आपका ध्यान रखा जाता है, कोऑपरेशन होता है, सपोर्ट होता है और एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात वर्ड है. एक्सेप्टेंस बहुत ही प्यारा वर्ड है एक्सेप्टेंस, कि भले आपको दुनिया ना एक्सेप्ट करे आप कैसे भी हो, मम्मी हमेशा कहेगी नहीं मेरा बेटा तो सबसे प्यारा, मेरी बच्ची सबसे अच्छी है ना. तो एक्सेप्टेंस आपको फैमिली में मिलती, भले आप कैसे भी हो या कैसे भी, नॉट जस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग लुक वाइज, इन जनरल, है ना. Parsons sees this as the stabilization of adult personalities. और इसके थ्रू क्या होता है ये सारी चीजों से, जब एक फैमिली में आपको इमोशनल सिक्योरिटी होती है आपकी, तो आपकी एडल्ट पर्सनालिटीज पे फर्क पड़ता है. इसीलिए बहुत सी, अगर आप साइकोलॉजिकल साइको थ्रिलर्स देखेंगे, अगर साइकोपैथ वाली, उसके अंदर बताएंगे कि बचपन से ही वो पर्सन को घर में प्यार नहीं मिला, बहुत मार मिली, अब्यूज हुआ. तो वो लिंक, ये बात को लिंक किया हुआ है कि अगर आपका बचपन में टेरिबल चीजें हुई है तो उसका आप एडल्ट पर्सनालिटी आपकी साइकोपैथ पर्सनालिटी बन जाती है. तो ये वैसा लिंक किया हुआ है वो चीज को. तो यहाँ पर बता रहे पासन बहुत क्लियरली बोल रहे कि अगर आपको अपनी फैमिली से इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है तो आपकी एडल्ट पर्सनालिटी
पे वो असर करता है और स्टेबलाइज अच्छी पर्सनालिटी रहती है। फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड एक्ट्स एज अ काउंटर वेट टू द स्ट्रेस एंड टेंशंस ऑफ द मॉडर्न लाइफ। तो दुनियादारी से जो टेंशन मिलता है हमें, उसको हमारा फैमिली टाइम साथ में, इसीलिए हम सेलिब्रेशंस क्यों करते हैं, ये सारी इतनी फेस्टिव सेलिब्रेशन हमारा एक बहाना है। पूरी फैमिली एक साथ मिलके कुछ करेगी यार, कहीं आउटिंग करेगी या हैंग आउट करेगी, कजिन्स के साथ मस्ती करेंगे, कहीं घूमने चलेंगे। तो ये क्या है, हमारी स्ट्रेस बस्टर्स है, राइट। सो दैट इज इमोशनल सपोर्ट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इकोनॉमिक फैक्टर तो पहले भी मैंने बोल दिया, जो कि आपका हर चीज कहाँ से हो रहा है, खर्चा कहाँ से निकल रहा है, फैमिली ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। एज अ फैमिली आप, आपका पूरा इकोनॉमिक एक साथ वो खर्चे में आता है, राइट। द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एज एन इकोनॉमिक यूनिट has lessened as production is separated from family. Members of modern family do not work together as they did in the old system. However, family still provides its members economic security through sharing of economic material resources. Property is protected and maintained through family. अब यहाँ पर इन्होंने इन टर्म्स ऑफ जो पहले की बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी उस पॉइंट ऑफ व्यू, और आज की तारीख में जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर यहाँ पे बात की है कि इकोनॉमिक यूनिट की तरह थोड़ा सा उसका व्यू बदल चुका है फैमिलीज का। कि ऐसा नहीं है चाचा कमा रहे, चाचा अपना अलग अमीर अपना बिजनेस में कमाकर अपना एक सेटल्ड है, और दूसरा एक भाई स्ट्रगल कर रहा है। तो ये आज की तारीख में आपको देखने मिलेगा। लेकिन पहले का अगर यही घराना पहले कर दे, तो भले कोई कितना भी कमा रहा है, घर पे एक जन ज्यादा कुछ ला रहा है और एक जन कुछ भी नहीं ला पा रहा है, लेकिन सब लोग मिल बांट के उतना ही खा रहे पी रहे। उस तरह का जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर था, तो वो अब नहीं मिलता है। तो इकोनॉमिक वाइज थोड़ा सा, हाँ, मॉडर्न फैमिलीज का नॉट वर्किंग टुगेदर वाला सिनेरियो हो चुका है अभी, वैसा यहाँ पे उन्होंने बताया। सोशल आइडेंटिटी, फैमिली प्रोवाइड सोशल आइडेंटिटी, हमारी सोशल आइडेंटिटी है कि अरे हाँ शर्मा जी का बेटा है ना, ये शर्मा जी की बेटी है, ऐसे। तो ये हमारी आइडेंटिटी का काम करता है, राइट। सोशल आइडेंटिटी हमारी समाज में, हमारी आइडेंटिटी का, किसका लड़का है भाई, अरे किसकी लड़की है वो, तो ये हमारी आइडेंटिटी का काम करता है समाज में। सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, कास्ट, सोशल क्लास इज ascribed टू एन इंडिविजुअल एट बर्थ थ्रू फैमिली। तो हमारा क्या, किस जाति के आप पढ़ते हो, किस रिलीजन के आप हो, किस एथनिसिटी से हो, किस कास्ट के आप हो, ये सब कुछ उसी वक्त डिसाइड हो जाता है जब आप एक फैमिली में बर्थ लेते हो। तो ये हमारी सोशल आइडेंटिटी का काम करती है। अरे वो तो शर्मा जी की बेटी तो नीची जात वाले के साथ भाग गई, तो कैसे ये सारा, ये चीज क्या हम कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी की कास्ट रेस को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये सोशल आइडेंटिटी होती है। Families play a crucial role as agents of stable transmission of social standing from parents to children. All these functions taken together explain why family is seen as the backbone of society. अगर सारे functions को आप देखो तो हमें बड़े क्लियरली पता पड़ जाए कि सोसाइटी का बैकबोन फैमिली होता है। फॉर्म्स ऑफ फैमिली, किस अलग अलग तरह की फैमिलीज होती है वो देखेंगे। टू फॉर्म्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अनुसार आप देखेंगे तो दो तरह की फैमिलीज आपको देखने मिलेगी, जो हम पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू और मोर जनरेशन, दो या दो से ज्यादा जनरेशन एक साथ अगर रहते हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। लिविंग अंडर द सेम रूफ, शेयरिंग अ कॉमन किचन, जॉइंट फैमिली इज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी इन इंडिया। तो आज की तारीख में रूरल सोसाइटी में ही मोस्टली ये देखने मिलेगा, लेकिन कुछ लोग फिर भी उस स्ट्रक्चर को लेकर रखे, और सिटी में भी जो रहते हैं, अर्बन सिटीज में भी रहते हैं, तो एक बड़ा सा घर लेके साथ में एक साथ वो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम उनका चलता है। जॉइंट फैमिली इज समटाइम्स कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली, इसे एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं कि इसके अंदर चाचा चाची और वो उनके मतलब बच्चे और उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो ये टू जनरेशन हो गई, तो अगर टू जनरेशन है तो न्यूक्लियर होगा, टू से ज्यादा होगा तो जाके हम बोलेंगे इट्स अ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिलीज आर कॉमनली सीन इन अर्बन एरियाज। On the basis of authority within the family, two broad forms of family can be identified. अब यहाँ पर फॉर्म्स अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर के अनुसार दो देख लिया। अब हम अगर अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी वाइज भी हम टू फॉर्म्स में फैमिली को डिवाइड करते हैं, मैट्रिकल फैमिली एंड पेट्राकल फैमिली। तो पैट्रिकल वर्ड आपने शायद से पहले भी सुना होगा, पेट्राकी बहुत ही कॉमन सा वर्ड है इन द सोसाइटी। सो
मैट्रिकल पैट्रिकल क्या होता है? तो फादर साइड का पूरा अगर हम अगर देखें और फादर साइड का डोमिनेंट रखे तो पैट्रिकल में आता है, और मेल, आई वुड फादर मतलब मेल साइड, एंड मैट्रिकल या मदर फीमेल साइड अगर डोमिनेंट रहे तो मैट्रिकल में आता है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्टिंग्विश करके दिया हुआ है मैट्रिकल फैमिली एंड पैट्रिकल फैमिली। ऑथोरिटी रेस्ट एट द हैंड्स ऑफ द मदर इन द मैट्रिकल फैमिली, शी इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली। तो मैट्रिकल फैमिली में विमेन इज द हेड। बहुत सारे साउथ इंडियंस में एक फैमिलीज है जैसे नायर्स, आई नो नायर जिसका सरनेम होता है, वहां पे वो मैट्रिकल फैमिली होती है, वहां पे विमेन का विमेन इज द हेड ऑफ द फैमिली। एंड क्रिश्चियंस में भी कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज होती है जिसमें विमेन इज द हेड ऑफ द फैमिली। पेट्रियार्कल फैमिली में एल्डेस्ट मेल, नॉट जस्ट मेल, ओके, फादर नहीं, फादर के अगर फादर अवेलेबल है तो वो हो जाएंगे head of the family. So eldest male is regarded as the head of the patriarchal family. All authority rests at the hand of the male head. Matriarchal families follow a matrilineal system of lineage, descent through mother's line. और कॉमन सेंस मैट्रिकल में सब कुछ मदर वाइज होगा, पैट्रिकल में सब कुछ फादर वाइज। पैट्रिकल फैमिली इज ऑल्सो पैट्रिलिनियल, डिसेंट इज ट्रेस थ्रू फादर्स लाइन। तो अगर अपनी डिसेंट देखेंगे तो हम यहाँ पर मैट्रिकल में मदर लाइन फॉलो करेंगे कि मदर की मदर कौन थी, उनकी वो उसको ट्रैक करेंगे। और पैट्रिकल की बात करेंगे तो फादर के फादर, परदादा, पर दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो वाला लाइन ट्रैक करेंगे। Residence after marriage is matrilocal, that is the bridegroom lives with the wife's family, यानी कि हस्बैंड वाइफ के घर जमाई जिसको हम कहते हैं, घर जमाई बन के रहता है और उस वे में वो कंटिन्यू करता है। एंड पैट्राकी में रेसिडेंस आफ्टर मैरिज इज पैट्रिलोकल, यानी कि विमेन हस्बैंड के घर आके रहती, द मैरिड कपल लिव्स विद द हस्बैंड्स फैमिली। द नेम फॉलोज द मदर्स लाइन, इट इज मैट्रोनिमिक, यानी कि सरनेम जो है वो मदर साइड का होता है। नायर्स जो मैंने बोला वो सरनेम विमेन साइड का होता है, नायर्स। द नेम ऑफ द फादर साइड कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज पैट्रोनिमी। तो फादर साइड का फादर सरनेम हम जो जनरेशन वाइज लेते आते हैं। द गारो एंड द खासी ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द नायर्स, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ, नायर्स ऑफ साउथ इंडियन फॉलो द मैट्रिकल सिस्टम, एंड वाइड स्प्रेड ओवरऑल फैमिली इंडिया में पैट्रिकल फैमिली होती है। 21st सेंचुरी फैमिलीज, तो ये थोड़ा सा मॉडर्न पर्सपेक्टिव, ये ओवरऑल तो हमने देखा कि जो चलते आया और अब तक मतलब हमने देखा, लेकिन आज की तारीख न्यू वर्ल्ड में किस तरह से चेंजेस आए हैं इन द फैमिली स्ट्रक्चर, उस बेसिस पे यहाँ पर हम 21st सेंचुरी फैमिलीज देख रहे हैं। फैमिलीज द बेडरॉक ऑफ एनी सोसाइटी आर सिग्निफिकेंटली चेंजिंग टाइम्स के साथ चेंज हो रहा है। मेनी न्यू पैटर्न्स आर in the making. Families are the nexus of activities that include parenting, employment, and leisure. As society changes, families must adapt to the new structures and processes resulting from this change. One of the most striking feature of modern societies has been the rapid growth of divorce. तो divorce के rates बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत और लोगों ने अब उसे एक्सेप्ट कर दिया। अब कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप किसी को बोलो कि आप डिवोर्स्ड है या आपकी सेकंड मैरिज है, तो ये कोई बड़ी बात या शॉक वाली बात नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ही कॉमन हो चुका है ये कल्चरली। The average age of which people get married is also increasing along with an increasing trend of individuals not getting married. साथ ही साथ पहले होता था कि अरे 18 साल में ही शादी करा दो, 16 साल में शादी करा दो, 20 साल में शादी करा दो, 21 के पहले बच्ची की शादी हो जानी चाहिए, ये सब अब नहीं रहा। अब विमेन इंडिपेंडेंट हो गई है, मेन भी सोचते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा सेटल्ड हो जाऊंगा, थोड़ा सा वर्क वाइज, उसके बाद में शादी करूंगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने बोल दिया तो कर दिया, ये सब अब नहीं होता है। एवरेज एज जो थी एक जिसमें लोग शादी कर लेते थे 23, 24, उससे ऊपर अब हो चुका है। लोग 30s में भी शादी करते, 35, 40 में भी शादी करना आजकल नॉर्मल है। तो ये सारा चीज चेंजेस होते जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ लोग नॉट मैरिड एट ऑल, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वी विल जस्ट स्टे टुगेदर, वी वोंट गेट मैरिड ऑन पेपर और समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे नॉर्म्स भी बहुत ही कॉमन अब हो चुका है ये सारा चीज। द चेंजिंग रोल्स ऑफ women थ्रू increased education and employment has put additional pressure on the family to adapt the dual earner households and changing needs of child care. अब women since education बढ़ा के employment वगैरह करके ये working women हो चुकी है, तो अब dual earner households का child care system बदल चुका है।
एक कॉमन एक जनरेशन ये भी फिलहाल चल रहा है जिसके बच्चे जो चाइल्ड केयर वाले जो होते हैं उनके पास बड़े होते हैं। माँ बाप क्योंकि दोनों वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, तो बच्चा कौन बड़ा कर रहा है? बच्चा मेड बड़ा कर रही है, या वो जो नर्सरीज होती है वो लोग बड़ा कर रहे हैं बेसिकली, राइट। सो ये इस तरह का एक चेंजिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है। All these changes are affecting family as an institution. These changes may be seen more in Western countries, and in countries like India, they may still not be emerging as a pattern. तो ये वेस्टर्न में तो बहुत ही कॉमन हो चुका है आज की, वहां पर तो स्टेप फादर स्टेप मदर्स का एक नेक्स्ट जनरेशन ही स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इंडिया में इमर्ज हो रहा है, इंडिया में भी अब आपको ये चेंजेस देखने मिल रहा है, ये पैटर्न देखने मिल रहा है। But the newer family relations they are giving rise to are certainly worth discussing. और इसकी वजह से नया तरह के रिश्ते तो वो हम देखेंगे। सिंगल पैरेंट फैमिली जिसके अंदर या तो मदर है या तो सिर्फ फादर है। मेजोरिटी ऑफ सिंगल पैरेंट फैमिलीज आर हेडेड बाय सिंगल मदर्स, और मोस्टली इसमें सिंगल मदर्स ही होती क्योंकि चाइल्ड केयर मदर के पास चला जाता है। दिस मे रिजल्ट फ्रॉम डिवोर्स, या तो डिवोर्स, सेपरेशन या डेथ, और बाय चॉइस कि हम नहीं साथ रहना चाहते, राइट, हम अकेले या अडॉप्ट कर लिया एक सिंगल लेडी ने, तो इस तरह से सिंगल पैरेंट फैमिली बन सकता है। प्लुरैलिटी इन टर्म्स ऑफ material conditions or social disadvantages makes it difficult to define single parent family as a uniform category. तो इसमें इतने सारे पॉसिबिलिटीज है सिंगल पैरेंट एक डिफाइन, इसलिए हम सिंगली यूनिफॉर्मली कैटेगराइज नहीं कर सकते इस चीज को, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि सिंगल पैरेंट फैमिली बहुत अलग अलग तरीके से बन सकती है। Some research, however, suggests that growing up in a single parent family can be disadvantageous for children. फिर भी एक ओवरऑल रिसर्च एक कहता है कि अगर सिंगल पैरेंट फैमिली है तो बच्चे के लिए थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है कि कंपेयर टू जहां पर दोनों पेरेंट है। ये कुछ रिसर्चर्स का व्यू पॉइंट है। कोहैबिटेशन यानी कि लिव इन में रहना। कोहैबिटेशन इज द शेयरिंग ऑफ हाउसहोल्ड बाय अनमैरिड कपल। लिव इन रिलेशंस और कोहैबिटेशन मे और मे नॉट लीड टू मैरिज। शायद वो आगे जाके मैरिज हो या तो ना भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यंगर जनरेशन स्पेशली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड इन अर्बन एरियाज इन इंडिया, इंडिया में भी बहुत कॉमन हो रहा है अभी, आर प्रिफरिंग कोहैबिटेशन एज फैमिली रिलेशन। दिस इज स्पेशली ट्रू अमॉन्ग सम सेम सेक्स कपल्स। तो ये सेम सेक्स कपल्स में भी बहुत ही कॉमन हो चुका है, जहां पर वो लीगली मैरिज नहीं करते हैं, वो लोग साथ में कोहैबिटेट करते हैं, यानी साथ में रहते हैं। स्टेप पेरेंटिंग, नाउ सिंस सिंगल पेरेंटिंग है, तो अगर सिंगल पेरेंट अगर मैरिज कर लेता है तो वो समझो फॉर एग्जांपल सिंगल मदर थी, उन्होंने शादी कर ली किसी मेल से बाद में, तो स्टेप फादर बन जाएगा वो, राइट। तो स्टेप पेरेंटिंग ये भी एक न्यू तरह की फैमिलीज आ रही है क्योंकि डिवोर्सेस हो रहे हैं और रीमैरिजेस वापस हो रहे हैं, राइट, सेकंड थर्ड मैरिजेस हो रहे हैं, तो स्टेप पेरेंटिंग टाइप ऑफ फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो रही है। द reconstituted or step families result from the breakup of one family due to death or divorce. A new family unit is constituted through marriage or cohabitation. Step families may include children from both old and new families. As rates of divorce and remarriage steadily increase, it gives rise to the new family form and relation of step parenting. The extent of children staying in step families is increasing. तो ये भी एक बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है इस तरह के families जहां पे step parenting है. As we discussed these diverse forms of family relation, we must understand that the direction of change in family and kinship need not always be similar for all countries and regions. Moreover, change does not mean that complete erosion of the previous norms and structure. तो हम ये जो अलग अलग चेंजेस देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पुराना पूरी तरह से हट जाएगा या खत्म हो जाएगा, और इसका और ये भी नहीं कि हम अलग अलग कंट्रीज अलग अलग रीजन में अलग तरीके के चेंजेस देखें। तो ये इन जनरल वो बात कर रहे हैं। एक प्यारा सा स्केच दिया हुआ है, फैमिली टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी बताने के लिए मेल को वेजिटेबल कटिंग करते हुए दिखाया हुआ है इमेज में, और वो बच्चे को सिखा रहा है, लड़के को सिखा रहा है। गर्ल ऑलरेडी जानती है, वो खुद से कर रही है। तो ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इस तरह का इमेज बताया हुआ है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो मैरिज। मैरिज अनदर इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज Marriage is a social institution through which family relations are formed. Marriage एक ऐसा social institution जिसकी वजह से family relation बनते हैं, right? It refers to a pattern sanctioned by society to enter into sex relations and to procreate. एक ऐसा
सोसाइटी का आपके ऊपर एक सैंक्शन आ गया, सैंक्शन हो गया कि यू आर अलाउड टू हैव सेक्स। मैरिज इज रिगार्डेड एज अ यूनिवर्सल प्रैक्टिस, और ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, हर जगह पे हर कल्चर में हमको ये देखने मिलता है, हर कंट्री में हमें देखने मिलता है। इट्स अ यूनिवर्सल प्रैक्टिस। डेफिनेशन, हॉटन एंड हंट का डेफिनेशन क्या है? मैरिज इज द अप्रूवल approved social pattern whereby two or more person establish family। तो एक ऐसा सोशल पैटर्न जिसमें टू और मोर पीपल हैव एग्रीड एंड दे फॉर्म अ फैमिली। रॉबर्ट लोवी कहते हैं मैरिज इज अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स। तो जो दो लोग हैं उनके बीच में एक परमानेंट बॉन्ड क्रिएट करने के लिए हम मैरिज करते हैं। वेबसाइट डिक्शनरी कहती है मैरिज इज द लीगली और फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ टू पीपल एज पार्टनर्स इन अ पर्सनल रिलेशनशिप। तो एक लीगली कोई चीज हम अगर बोले तो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, मैरिज या मैरिड वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है कि दो लोग साथ में एक रिलेशनशिप में है। हिस्टोरिकली एंड इन सम जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिकली यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। तो यहां पर अगर हिस्टोरिकली बात करें, जब हम एक यूनियन की बात करें तो इट्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। हालांकि इन चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग वर्ल्ड, हम टू सेम सेक्स पीपल के बीच की भी मैरिजेस की बात कर सकते हैं। Few common points can be noted from various definitions of marriage. Marriage is understood as a socially approved relation to satisfy sexual needs। हमारी सेक्सुअल नीड्स, जो हमारी बेसिक प्राइमरी नीड्स होती है, उसको पूरा करने के लिए मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सोसाइटी वाइज हमें अप्रूवल मिलता है। द कॉमन पर्पज ऑफ मैरिज इज प्रोक्रिएशन। और कॉमन पर्पज अगर मैरिज का बॉयल इट डाउन करें तो एक ही निकलता है, टू प्रोक्रिएट, हैविंग चिल्ड्रन। हम फैमिली बढ़ाए, जनरेशन बढ़ाए, यही मेन मोटो है टुवर्ड्स मैरिज। द अजम्पशन ऑफ permissible mates indicates a norm of heterosexuality. If the basic goal of marriage is assumed to be procreation, it would have to be between a female and male। और अगर हम ये बात करें कि मैरिज का गोल ही है प्रोक्रिएशन, यानी कि टू क्रिएट बेबीज, टू क्रिएट जनरेशन, देन marriage is only possible between heterosexual people, that is a female and a male, है ना। सेम सेक्स में तो फिर बच्चे तो प्रोक्रिएट कर ही नहीं सकते। अगर गे या लेस्बियन शादी कर रहे हैं तो बच्चे तो क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो अगर मैरिज डेफिनेशन की बहुत क्लियरली बात करें कि अगर उसका मोटो इज टू प्रोक्रिएट, बेबीज पैदा करना, तो फिर मैरिज इज ओनली पॉसिबल बिटवीन अ फीमेल एंड अ मेल, ऐसा वो एक बता रहे। लेकिन अगेन टुडे द कंसेप्ट ऑफ मैरिज इज एनलार्ज। ये आज की तारीख में चेंज हो चुका है। मैरिज कैन बी बिटवीन homosexual relations, same sex, that is gay or lesbian। Two male together are called gay people, two female together are called lesbian people। Refers to marriage of males or females respectively who are physically, emotionally and sexually attracted to members of the same sex। तो अगर आप फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सेम सेक्स को, तो आप इस कैटेगरी में आते हो। फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, अब मैरिज की भी कौन से फॉर्म्स है, लेट्स सी दैट। Like family, in almost all societies, one or the other form of marriage exists. Historically, marriage as an institution has existed in a wide variety of forms in different societies. These forms exist on the basis of number of partners and rules governing who can marry whom। तो इस दो बेसिस पे कि कितने पार्टनर्स है, इस बेसिस पे, और कौन किसके साथ शादी कर सकता है, इस बेसिस पे अलग अलग रीजन में, अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरह के आपको मैरिजेस मिलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मोनोगैमी बहुत ही कॉमन, जो सबसे एक पर्सन एक के साथ ही शादी करता है, एक के साथ ही रहता है हमेशा, दैट्स मोनोगैमी। मोनो मींस वन। हम बहुत बार ये वर्ड अपने अगर आपने स्कूल मैथ में ध्यान दिया होगा तो मोनो वर्ड इज फॉर वन। ओके, मोनोगैमी। मोनोगैमी डिनोट्स मैरिज टू वन स्पाउस एट अ टाइम। तो एट अ टाइम लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक वक्त एक ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसने शादी की, तो ऐसा नहीं कि वो उसने मोनोगैमी नहीं की। ओके, एट अ टाइम एक के साथ ही मैरिज है वैलिड, सो दैट इज मोनोगैमी।
In this form, a man can have only one wife and a woman can have only one husband at a given time. Monogamy is the most familiar pattern of marriage for most of us. सबसे common जो होता है ये सबके लिए जो monogamy होता है. If we look at our society today, monogamy seems to be the popular and more accepted form of marriage. In monogamy, after choosing a partner, the individual lives with a single spouse throughout his or her lifetime. Most sociological definitions of family highlight the existence of two adults who are in a monogamous relationship. Many societies have laws who uphold this practice. तो सबसे कॉमन मोनोगैमी होती है. हर जगह पर दुनिया में आपको मोनोगैमी ज्यादा दिखेगी, जिसमें दो एडल्ट्स आपस में जिंदगी भर के लिए साथ में रहते हैं, राइट. एंड एक ही जन के साथ बेसिकली पूरी जिंदगी निकालते हैं. एंड सोसाइटी में लॉज, जैसे हिंदू लॉ आपको एट टाइम एक के साथ ही मैरिज का परमिशन देता है. तो लॉज भी कुछ बने हैं कुछ सोसाइटीज में जिसमें आपको मोनोगैमी ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है. हालांकि आपको पता होगा इस्लाम, आई वुडंट से इस्लाम, आई एम नॉट श्योर इस्लाम, बट मुस्लिम्स में एक से ज्यादा शादी एट ए टाइम रख सकते हैं, एक से ज्यादा वाइफ एट ए टाइम रख सकते हैं, राइट. तो वैसे कुछ सोसाइटीज में मोनोगैमी के लॉज बने हुए हैं, जैसे कि हिंदू में. पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब वही हो गया कि एक एक के टाइम एक ही साथ एक से ज्यादा पार्टनर्स. पॉलीगैमी डिनोट्स मैरिज टू मोर देन वन पार्टनर एट अ गिवन टाइम. गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान ने दो बीवियां रखी थी, है ना. तो दैट इज पॉलीगैमी. उसमें वो मुस्लिम बताया हुआ है, तो दैट इज ओके इन दैट. उसमें वो कहता भी है कि पैसे हैं मैं पाल सकता हूँ, अल्लाह की मर्जी है तो क्या, क्यों क्यों नहीं करूं मैं शादी करके, ऐसा. सो पॉलीगैमी मीन्स अ मैरिज विथ मोर देन वन पार्टनर. पॉलीगैमी एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. इसके दो फॉर्म्स है. कॉमन सेंस की बात है, दो है, क्योंकि दो अलग अलग मेल अगर एट ए टाइम टू फीमेल या मोर देन टू फीमेल से करेंगे तो वो अलग टाइम, और फीमेल एट ए टाइम एक या दो या आई डोंट नो उससे ज्यादा मेल से करे तो डिफरेंट फॉर्म. पॉलीएंड्री वेर इन वन विमेन मैरिज वन मोर देन वन मैन एट अ गिवन टाइम. तो पहला वाला ही वो है कि एक विमेन एक से ज्यादा हस्बैंड रखती है अगर, तो पॉलीएंड्री कहते हैं. यानी कि द्रौपदी को यहाँ पे हम पॉलीएंड्री कह सकते हैं. इन अ वेरी, जस्ट टू मेक यू understand terms, don't use this in example, I think, but it's a good example. Women more than one man. And बहुत सारे अफ्रीका कंट्रीज में, इनफैक्ट पुअर कंट्रीज जो होती है जनरली, वहां पर ये चलता है, जहां पर एक विमेन ने अपना घर बार चलाने के लिए, ओवरऑल हाउस होल्ड फॉर्म चलाने के लिए, क्योंकि गरीबी इतनी है, एक से ज्यादा मेल से शादी करके वो लोग मिलकर वो फैमिली में रहते हैं. ऐसा भी होता है. सो बहुत सारे ऐसे जगहों पर आपको मिल जाएगा, ऐसी चीजें मिल जाएगी आपको, ऐसी चीजें. So, polyandry can be a social response to harsh economic condition and extreme poverty, where a single man cannot adequately support a wife and a children. वही उन्होंने बात बोली actually. Extreme poverty may also pressurize a group to limit its population. है ना. Polygyny, wherein one man has two or more wives at a time. तो ये बहुत ही कॉमन आपको मुस्लिम्स में मिल जाएगा. एंड हिंदूज रखते, बट फिर हम उन्हें लीगली नहीं बोलते. आई रिमेम्बर वन इन्फ्लुएंसर, आई डोंट नो द नेम एक्चुअली. कोई तो इन्फ्लुएंसर है बहुत फेमस जो दो दो वाइफ रखा हुआ है, और तीनों आपस में वीडियोस बनाते हैं. एंड यू नो बिग बॉस में भी शायद आए थे. मैंने सिर्फ रील्स में एक दो देखा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. सो या, दैट could be this person example, wherein one man has two or more wives. ये भी अगेन इस जगह पर बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर, युगांडा जैसी बहुत सारी और कंट्रीज हैं जहां पर पुअर्टी इतनी है, और मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो ऐसा है कि वो लोग एट ए टाइम एक से ज्यादा फीमेल पार्टनर्स रखते हैं, और सबको वो पालते हैं, और यू नो रहते हैं साथ में सब. Polygyny, wherein one man has two or more wives at a time. Polygyny can be seen as a strategy which allows powerful males to control reproductive resources and to tactically manipulate kin ties. So, अब राजाओं के राज में ये एक से ज्यादा रानियां क्यों रखते थे? वो लोग स्टेटस पावर के लिए ज्यादा करते थे, रेदर देन सेक्सुअल और
फिजिकल या इमोशनल, इमोशनल तो हो ही जाते होंगे अटैचमेंट बाद में, लेकिन ये देखकर वो शादी नहीं करते थे। वो देखते थे कि अरे वो पूरे किंगडम पे अगर कब्जा चाहिए तो उनकी बेटी का हाथ ले लो रिश्ते में। तो ये उसका लॉजिक ही कुछ और था, है ना। तो ये चीज को पावरफुल मेल्स रिप्रोडक्टिव रिसोर्स अपने अंडर रखने के लिए और पूरा ओवरऑल एक कंट्रोल रखने के लिए ऐसी चीजें पहले के टाइम में करते थे और अभी भी करते हैं। इन सम सोसाइटीज इंडिविजुअल्स हैव फ्री चॉइस ऑफ मेट सिलेक्शन, यानी कि आपके पेरेंट्स नहीं बताएंगे कि इससे शादी करनी है, आपके पास खुद चॉइस है। तो कुछ सोसाइटीज में ये है, और आज के इंडियन जनरेशन में भी, इंडियन कल्चर्स में भी, इंडियन फैमिलीज भी बहुत ओपन माइंड इतनी हो चुकी है कि आपको पूछ लेती है कि अरे कोई है क्या जिससे शादी करनी है तो बता देना। पहले वो एक टाइम था, लाइक जब मैं छोटा था, और जो एक वो टाइम का जो एक जनरेशन था, उस टाइम पे थी, सुनने में आती थी कि अरे नहीं नहीं, मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे तो बोल के रखा है कि आप अपने समाज में ही ये ऐसे मतलब रहना है, ऐसे ही शादी करनी है, वही सिलेक्ट करेंगे किससे शादी करनी है एंड ऑल दैट। तो मेट सिलेक्शन का फ्री चॉइस पहले नहीं था, आज अब थोड़ा है। Family does not play much significant role in deciding when to marry or whom to marry. In some societies, marriages are governed by certain rules and prescriptions. Restrictions regarding individuals who can or cannot be married are specifically defined, thus restricting individual choice. So, ये भी गॉड, आई रियली डोंट नो मच अबाउट विथ एग्जाम्पल, आई वुड से, बट होता ना सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं, या सेम गोत्र में ही करते हैं, आई डोंट नो समथिंग विद द गोत्र। सेम कुल में शादी नहीं करते, सेम गांव में शादी नहीं करते क्योंकि सबका लाइनेज सेम होगा। तो ये कुछ चीजें देखी जाती है जो पहले के जमाने में बहुत उस चीज को देख कर करते थे कि गोत्र अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए। आई एम कंफ्यूज बिटवीन दैट एक्चुअली, सो बेग बेग योर पार्डन। तो वो थोड़ा देख लेना, आपको शायद पता होगा, कमेंट में बता देना कि सेम गोत्र में ही शादी करनी चाहिए कि सेम गोत्र में नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ तो होता है। तो वो उसकी बात कर रहा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप अपने कास्ट में ही करनी है, अपने रिलीजन में ही करनी है, या अपने रिलीजन के बाहर करनी, इंटर कास्ट करनी है। ये सारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अलग अलग कुछ सोसाइटीज में, वो बता रहे हैं यहाँ पे। डिसीजंस रिगार्डिंग मेट सिलेक्शन आर लार्जली मेड बाय पेरेंट्स एंड रिलेटिव, और इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ये भी आ जाता है कि पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि किससे शादी ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड गवर्निंग होम टू मैरी। तो इस अगेन ये दो तरह की हो गई, जहां पर एक फ्रीडम सब कुछ है और जहां पर रेस्ट्रिक्शन है। तो इस बेसिस पे टू मेजर फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर ऑब्जर्व, एंडोगैमी और एक्सोगैमी। एंडोगैमी डिनोट्स मैरिज विद इन अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप, विद इन अ ग्रुप, एक अपने उसी में शादी करनी, अपने कास्ट वाले के साथ ही शादी करनी, अपने रिलीजन वाले के साथ ही शादी करनी, अपने ट्राइब वाले के साथ ही शादी करनी, तो एंडोगैमी उसे कहते हैं। एक्सोगैमी यानी कि ऑन द अदर हैंड डिनोट्स मैरिज आउटसाइड इंडिविजुअल्स ओन ग्रुप, आउटसाइड गोत्र, देखो आउटसाइड गोत्र, गोत्र इन्होंने लिखा हुआ है, तो एक्सोगैमी बोलेंगे जहां पर अपने से बाहर वाले के साथ शादी करना अलाउड है। फिर है दूसरा एक, टू फॉर्म्स आर हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी। ये सब प्लीज मार्क कर लेना, लिख लेना, कंफ्यूजन ना हो जाए। सारे वर्ड्स कीवर्ड्स लिख के उसका डिस्टिंग्विश पॉइंट वाइज टेबल बना देना। मैरिजेस यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन पार्टनर्स हैविंग सिमिलर सोशल स्टेटस। अब हाइपरगैमी हाइपोगैमी इज बिटवीन स्टेटस, यानी कि पुअर, समझो गर्ल मैरिंग अ रिच फैमिली, and vice versa, rich girl marrying a poor guy। तो इस बेसिस पे, सोशल स्टेटस बेसिस पे, एंड सोशल स्टेटस मोस्टली बेस्ड ऑन वेल्थ होता है, इसलिए मैंने रिच पुअर का एग्जांपल दिया आपको। बट ओवरऑल समाज में कहते हैं ना, ब्राह्मण ने नीची जात में कर लिया, नीची जात वाले ने ऊपर वाली जात से कर लिया, ये बेसिस पे हाइपरगैमी और हाइपोगैमी, ये दो तरह के हम अभी देखेंगे। मैरिजेस यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन पार्टनर्स हैविंग सिमिलर सोशल स्टेटस। तो जनरली सिमिलर सोशल स्टेटस वाले ही होते हैं, एक ही समाज में एक दूसरे की सेम बराबरी वाले। बट hypergamy and hypogamy are two forms of marriage related to social status that the bride and the groom come from, whether or not they marry up or down। तो up down सोशल स्टेटस में ऊपर की तरफ शादी किया तो नीचे की तरफ। तो लेट्स रीड विच इज व्हाट। हाइपरगेमी, अ मैन मैरीज अ women of a lower social group or a woman marries up which elevates her position in society। तो हाइपरगेमी किसको बोलेंगे? जिसमें मैन ने
विमेन लोअर सोशल ग्रुप से बिलोंग करती है, नीची जात से, लेट्स लेट्स कॉल इट, बिलोंग करती है सोशल ग्रुप वाइज, उससे शादी कर ली, तो उसमें मैन ने नीचे और विमेन के लिए तो अप हो गया ना, तो ये दोनों केसेस फॉर हाइपरगेमी. ओके. एंड हाइपोगेमी इज इन ऑपोजिट, इज अ फॉर्म व्हेन अ मैन मैरिज अप और मैरिज अ विमेन ऑफ अ हायर सोशल स्टेटस ग्रुप. तो विमेन हायर स्टेटस ग्रुप से थी और आदमी कड़का था एकदम, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोगैमी. दिस टाइप ऑफ मैरिज ऑफर्स अ मैन फ्रॉम लोअर रैंक एन एंट्री इनटू द हायर रैंक. इससे उसको हायर रैंक में स्टेटस एंट्री मिल जाती है हाइपोगैमी के थ्रू. सो प्लीज राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट्स बनाओ उसका प्रॉपर डिस्टिंग्विश फॉर्म, और सब कुछ याद रखना. Since the 1980s, there has been increasing interest in gay, lesbian, transgender marriages and partnership. These are families of choice. इसे families of choice कहा जाता है, as opposed to the conventional families of blood. In 1989, Denmark became the first country to formally recognize homosexual marriages. पहला country था जिसने homosexual marriages को recognize किया था. Okay, fine, homosexual marriages is okay. Formal recognition meant extending some social legitimacy to gay, lesbian, transgender couples, as well as conferring legal advantages for healthcare, inheritance, joint property ownership, and taxation. So, जब हमने फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया, उसमें अंदर क्या क्या आ जाता है, तो ये सारी लीगल एडवांटेजेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है कि उन पर भी वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उसमें चेंजेस आने चाहिए. क्योंकि हमारे लॉज में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, marriage marriage is defined as between a male and a female, so the rights of hereditary between property, ऐसा ये सब बहुत मेल फीमेल ऐसे करके पूरा लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद है. तो अगर मेल मेल है तो फिर हम कैसे करेंगे, इसलिए हमको अपना लीगल सिस्टम, अपना लॉज, अपने सारी चीजें आर्टिकल्स में चेंजेस लाने पड़े, अमेंड करना पड़ता है. तो यहाँ पर वो बता रहे कि जब आप फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहे हो किसी चीज को, इट मीन्स यू हैव टू मेक चेंजेस टू योर लॉज एंड रेगुलेशंस, कस्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे यहाँ पे भी धारा 377, पेनल कोड 377 में होमोसेक्सुअलिटी ब्रिटिश रूल के अंडर जब थी उसे क्रिमिनलाइज किया गया था, लेकिन आज की तारीख में वो क्रिमिनलाइज नहीं है, यानी कि इट्स नॉट अ क्राइम टू बी अ गे कपल और अ लेस्बियन कपल, जो कि 2018 में ये पूरा हटा दिया गया, उसके बारे में दिया है. और रिसर्च आप कर सकते हैं इसके बारे में. फैमिली, किनशिप एंड मैरिज. A family is a group of persons directly linked by kin relations. Kinship ties are connections between individuals established either through marriage or through lines of descent that connect blood relatives. तो खानदान जो हमारा है वो कैसे बनता है, तो हमारे इंडिविजुअल्स का जो रिलेशन है बिकॉज ऑफ द मैरिज और बिकॉज ऑफ द डिसेंट, उनके परदादा के बेटे के पोते के, तो ये एक ब्लड लाइन के थ्रू वो लोग किनशिप में आते हैं. मैरिज एज अ सोशली एक्नॉलेज सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट्स not only connects those two individuals but connects a wider range of people. और मैरिज के थ्रू जिसमें उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, वो मैरिज सिर्फ दो लोग के बीच का यूनियन नहीं है, वो दो कुल को मिला देता है ना, किनशिप वो मर्ज कर देता है. द फैमिली ऑफ बोथ is called the family of orientation, and the family in which a person is married is called a family of procreation. Okay, तो अब फैमिली ऑफ बर्थ जहां पर आपका जन्म होता है, यानी कि हम यहाँ पे एज अ मेल पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने वाले, ठीक है. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होगी, और फीमेल जो शादी करेगी बड़ी होके फैमिली के लड़के के साथ, तो उसके लिए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन थी, उसकी फैमिली फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहलाती है. सो फैमिली इन विच अ पर्सन इज मैरिड इज कॉल्ड अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. ओके, एक ही फैमिली को, मेरे लिए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है क्योंकि मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरी वाइफ मेरे फैमिली का हिस्सा बन चुकी है. मेरी वाइफ के लिए अब मेरी पूरी फैमिली क्या कही जाती है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक ही फैमिली को दो पर्सपेक्टिव से, मेरे नजरिए से देखेंगे तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, मेरे वाइफ के नजरिए से मेरी फैमिली को देखेंगे तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. द किन related through blood are termed as consanguinal kin, while the kin related through marriage are called affines. तो एक टेक्निकल टर्म है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा, कि जिसमें अगर हम ब्लड 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 टाई से जुड़े हुए,
तो उसको हम कॉन्सेंजीनियल किन कहेंगे, और मैरिज के थ्रू जुड़े तो उसे अफाइंस कहेंगे। Even in a rapidly changing world of today, family, kinship, and marriage provide primary bonds between individuals. तो आज की चेंजिंग वर्ल्ड में ये आपस में एक प्राइमरी बॉन्ड ये मैरिज के थ्रू ही होता है, फैमिलीज और किनशिप का पूरा। बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ फॉर दैट। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड वर्क। इकोनॉमी वर्क कैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में हम देखेंगे। Economy is a basic social institution which organizes production, distribution, consumption of goods and services. तो सिंपल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो एवरी सोसाइटी हैज टू फुलफिल मटेरियल नीड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इटसेल्फ। हर सोसाइटी को अगर बने रहना है तो उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स मस्ट बी एप्टली सेटिस्फाइड। एडल्ट्स टुडे स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे मेकिंग अ लिविंग। आधा आधा टाइम हम काम में ही लगे रहते हैं, राइट? half of the day. So, along with the system of production, an efficient distributive system is important, and equally important is to normative system regulating economic life. तो प्रोडक्शन सिर्फ करना इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कंजप्शन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक लाइफ रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। This section thus attempts to explain economy as a part of a complex society. तो इकोनॉमी कैसे सोसाइटी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा है जिसके थ्रू ये सोसाइटी चल रही है। इकोनॉमी इज इंटरडिपेंडेंट विद अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो अलग अलग दूसरी सोशल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये लोग आपस में इंटरलिंक्ड है इस तरह से, और इकोनॉमी सबके साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो इकोनॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ी हुई है। In fact, in today's times, economies are more closely interconnected internationally than ever before. आज जितना कनेक्टेड है इकोनॉमी हर चीज से, उतना पहले नहीं थी, ऐसा लिखा है। चेंजिंग इकोनॉमीज, क्या क्या इकोनॉमीज कैसे चेंज होती गई थ्रू आउट द ह्यूमन सोसाइटी। लेट्स सी दैट। Human society has evolved through various stages depending upon the way it was evolved. Mechanisms to adapt to changing material needs. These mechanisms involve changing technology, organization of resources, production, distribution, material goods. What is distinctive about the modern world is the overpowering influence of technology within the accompanying development of a capitalist economic system. तो अभी जो हम पढ़ने वाले थोड़ा सा ओसी फॉर्मेट में लगेगा, जो हम ओसीएम में पढ़ते हैं या नॉर्मल इकोनॉमी में पढ़ते हैं, वैसा वाला अभी पूरा पार्ट आने वाला है। लगेगा कि अरे सोशियोलॉजी में ये क्या कर रहा है, लेकिन प्लीज बेयर विद इट। इट इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जिसमें सारे दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ इकोनॉमी जुड़ी हुई है। ठीक है, सो यहाँ वो पढ़ने वाले हैं चीजें जो हम आप इकोनॉमिक्स और ओसीएम में आप जनरली पढ़ते हो, वो बातें यहाँ पे आने वाली है कि कैसे एक सोसाइटी के अंदर चेंजिंग टाइम्स के साथ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमने अडेप्ट कर करके अलग अलग तरह की इकोनॉमिक्स डेवलप की है। और हाँ, आज की तारीख में हम बहुत ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में हमारा वर्ल्ड पहुंच चुका है। While understanding the changing nature of work and economy, three broad stages or transformation can be outlined. तो तीन इन्होंने स्टेजेस बना दिए जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमने इस तरह से अपनी इकोनॉमी पूरी चेंज होते हुए देखी है। तो सबसे पहले था एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। तो जब हम पहली बार पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होने चालू कर दिए थे, हंटिंग गैदरिंग से सेटलमेंट की तरफ बढ़ गए थे, तो दैट वाज एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। तो इकोनॉमी चेंज हो गई वो। From hunting, gathering, and then pastoral phases, human society entered into a new stage with discovery of agriculture. Agriculture evolved the use of technology of large-scale farming using plows harnessed to animals. This increased the productive power of hunting, gathering more than tenfold. With the development of agriculture, food production increased. More specialized tasks developed, like designing tools, crafting, creating crafts, raising animals. The economy expanded through agriculture technology, complex division of labor, permanent settlement, and advanced trade. एक ही पैरा में इतना बड़ा हिस्ट्री का पार्ट उन्होंने बता दिया कि कैसे हमने धीरे धीरे एग्रीकल्चर का आर्ट सीखा और उसके ऊपर धीरे धीरे पूरा डिपेंड होने लग गए, और कैसे उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन चीज लाने लग गए। और आज की तारीख में विदाउट सॉइल एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें भी हम करते हैं, यूवी लाइट का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें भी करते हैं, क्लोज्ड क्लोज्ड टेरेस फार्मिंग और ये सारी चीजें भी करते हैं। तो कितना चेंजेस आ चुका है, तो उसका एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में उन्होंने बता दिया कि इकोनॉमी कैसे बदली। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अगेन
हम हाथों से काम करते थे, अब हम अभी भी हाथ से काम करते हैं, बट कहने का मतलब जहां 100 लोग काम करते थे वहां पर आज एक आदमी मशीन का इस्तेमाल करके 100 लोग का काम कर लेता है, राइट? दैट ट्रांजिशन वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. So industrial revolution, which happened around the middle of the 18th century, first in England and soon after elsewhere in Europe and North America, transformed social economic life like never before. Industrialization को चार चेंजेस लाया है, इकोनॉमिक चेंजेस लाया है. क्या क्या चेंज था? न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. जैसे ही हमने जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, पूरा वर्ल्ड बदल गया. विद द pioneering invention of steam engine 1765, जेम्स वॉट, द यूज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन मसल जो लगता था एनर्जी के लिए वो कम हो गया. सरपासिंग द मसल पावर सेवरल टाइम्स ओवर, स्टीम इंजन soon operated large machinery with great efficiency. फिर centralization of work in factories. Use of machinery gave rise to new workplace called factory. This was a new centralized and impersonal place of work separate from home. People now went out to work in a new formal public economic sphere. फैक्ट्रीज आने लग गई, राइट? जहां पर चाहते आप बड़े मशीन पे एक ही काम कंटिन्यूसली बार बार वही काम करते रहते. छोटा सा एक बड़ा सा प्रोडक्ट बनाने में आपका रोल बहुत छोटा सा, कि आप किसी फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग में आपने बॉटल पैकेजिंग में लेबल का काम, खाली खाली लेबल आप स्टिक कर रहे हो, तो आप बैठे बैठे एक बटन, हर बॉटल आते जा रही है, एक बटन किया लेबल लग गया, बॉटल आया लेबल लग गया, बॉटल आया लेबल. आप बस एक ही काम कर, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट देखेंगे तो पूरा पैक होके बॉक्स में जाकर, पूरा कार्टन में जाकर वो जाकर शेल्फ पे बिकेगा, राइट? तो बड़ा सा काम हम ब्रेक डाउन करके सेंट्रलाइज करके लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक पूरा सिस्टम बना दिया, राइट? Mass production. Industrial economy developed the manufacturing sector very fast. This involved more and more jobs in manufacturing, which turned raw materials into a wide range of goods. For example, factories transformed timber into furniture, wood into clothing on a mass scale. तो वही पॉइंट को लिंक करते हुए हम बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जहां पर एक इंसान दिन में 10 फॉर एग्जांपल 10 कपड़े सिलता था, मशीन के थ्रू हम एक दिन में 1000 कपड़े सिल पा रहे हैं, राइट? तो ये मास प्रोडक्शन वाली चीज हम कर पाए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन. डिवीजन ऑफ लेबर, तो जो मैंने बात बोली वो डिवीजन ऑफ लेबर वाली बात ही थी, कि एक पर्सन लेबर का एक छोटा सा काम ही कर रहा है. बॉटल को शेप में लाने का काम किसी और का है, पानी भरने का काम किसी और का है, ढक्कन लगाने का काम किसी और का है, लेबल लगाने का काम मेरा है. तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया था. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्राफ्ट्स पर्सन यूजुअली मेड प्रोडक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. पहले क्या होता था, एक पर्सन पूरा एक ही जन काम करता, पूरा स्टार्टिंग टू एंड. एक चेयर किसी एक ही पर्सन ने बनाई, लकड़ा काटने से लेकर उसको पूरा पीसेस करके शेप देकर पॉलिश करने तक, पूरा सीट वगैरह तक लगाने तक एक चेयर पूरा एक ही पर्सन बनाता था. दैट वाज क्राफ्ट्समैनशिप कही जाती थी उसको. और उस स्किल का बहुत ही ज्यादा मतलब उस टैलेंट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता. लेकिन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से क्या हो गया, ये सब काम डिवाइड हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया. एक पर्सन सिर्फ लकड़ा काटेगा, एक पर्सन रॉ लकड़ा काटेगा, एक पर्सन लकड़े को शेप्स में लाएगा, एक पर्सन सिर्फ जोड़ेगा, एक पर्सन सिर्फ पेंट करेगा. तो वो स्प्लिट हो गया. द फैक्ट्री सिस्टम रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किल्स. तो ये ह्यूमन स्किल्स का फैक्ट्री की वजह से रिड्यूस हो गया, कि अब स्किल की कोई जरूरत नहीं, तुमको बस ये दो काम आना चाहिए, बटन दबाने आने चाहिए और उतना काम आना चाहिए बस. मशीन्स नॉट only took over human skills but also required specialized division of labor. A factory laborer typically repeats only single specific task over and over again. Thus, the factories increase their productivity. They also lower the skill level of average worker. तो वही बात मैंने आपको जो अभी तक बोली वही बात हो रही है, कि फैक्ट्री ने मशीन्स का इंट्रोडक्शन करते हुए मशीन्स ने पूरा वो ले लिया स्किल वाला काम. एंड पर्सन का स्किल्स अब नहीं रहता है, पर्सन अब रिपीटेटिव वर्क बार बार करता है जिससे वो मास प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन स्किल लेवल कम हो गया लोगों का. Industrialization was not limited to transformation in the production system alone. It gradually transformed the whole society. Industrialization steadily raised the standard of living with countless new products and services. On the other hand, since the industrial system was based on large scale capital investment, it also created huge economic gaps in society. The benefits of industrial technology were shared unequally. Some factory owners made vast fortunes, while the majority of industrial workers faced impoverishment. यानी कि पुअर रह गए वो. From the late 19th century onwards, labor was organized as a force. Governments in the West were forced to make labor reforms to outlaw child labor
increase wages, regulate working conditions, and extend healthcare, schooling, and political rights. तो इंडस्ट्रियल से अमीर लोग, मतलब कुछ लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, अमीर बन गए वो लोग बहुत ज्यादा, और वर्कर्स गरीब गरीब ही रहे, ऐसा वो बता रहे। एक ये गैप बन गया। एंड गवर्नमेंट को इसीलिए अपने लॉज वगैरह चेंज करने पड़े, लेबर लॉज वगैरह बनाना पड़ा, जिसमें हम लेबर्स को स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं, उनको स्पेसिफिक छुट्टियां मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स होना चाहिए, उनका मेडिकल इंश्योरेंस या जो भी अलग अलग चीजें होती है वो मिलना ही चाहिए, बेनिफिट्स मिलना ही चाहिए। ये सारी चीजें चेंजेस हमें करनी पड़ी। और थर्ड वन है द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ये पूरा इंफॉर्मेशन कैसे आज की तारीख में एडवर्टाइजिंग से लेकर मार्केटिंग से लेकर किस तरह से पूरा जो चेंज हो चुका है, दैट इज द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। द by the middle of 20th century, the nature of production started to change. The use of automated machinery drastically reduced the role of human labor in manufacturing. On the other hand, service industries like public relation, banking, sales, media, advertising expanded and employed bulk of employer workers and professionals. Driving these economic changes was a third technological revolution. The development of computer information technology in Europe, United States, much newly industrialized Asia change the character of work. Three key changes. क्या आए changes? Tangible products to ideas. Before the dawn of information age, the economy was mainly driven by manufacturing of various goods and materials. Today, the tertiary or the service sector providing services and dealing with production of ideas and symbols is expanding very fast. A range of professionals from computer programmers, writers, financial consultants, architects, advertising executives, to service providers like shop assistant, cleaners, security, प्रोवाइडर्स रिप्रेजेंट द वर्कर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन एज। तो पहले ये सब जॉब्स नहीं थे, थे बट इस तरह से नहीं थे जो आज की तारीख में है। तो वो बता रहे कि कैसा चेंज हो गया जब इंफॉर्मेशन एज आ गई, टेक्नोलॉजी एज आ गई, आईटी वर्ल्ड, कंप्यूटर्स आ गया, कैसे ये सब चेंज हो गया और कैसे ये सब न्यू तरह के जॉब्स क्रिएट हुए, हाई अर्निंग, हाई बेनिफिट जॉब्स क्रिएट हो गए, उसकी यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। Mechanical skills to literary skills. The information revolution demand a new set of skills such as literacy skills, the ability to communicate, to write, to present, to use computer technology, है ना। एक टाइम था आपको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो कितनी बुरी बात है। तो ये अगेन, हम सिंस मैंने वो एरा देखा है विदाउट कंप्यूटर्स एंड विद कंप्यूटर्स वाला थोड़ा सा, जब हमारा में, अरे कंप्यूटर तो अपने पेरेंट को बोलना कि अरे इस तरह से कंप्यूटर में ऐसा होता है, ऐसा, ये सब चीजें हम खुद जो सीखते थे बेसिक सा स्कूल में कि अरे कंप्यूटर ये ऐसी चीज होती है, तो कितनी एक अलग बात थी। वो एक अलग ही जमाना था जिसमें हम डिजिटल एज में धीरे धीरे डिजिटल चीजें सीख रहे थे। एंड फिर एडल्ट्स भी कंप्यूटर यूज करना सीख रहे थे आफ्टर बीइंग वर्किंग देयर थ्रू आउट देयर लाइफ ऑन पेपर बेस्ड वर्क, अकाउंटिंग हो या जो भी हो, वो आज एक क्लिक में वो पूरा टैली पूरा वो करके मिल रहा है, पूरा कंप्यूटर में करके मिल रहा है। तो ये सब जो चेंजेस था, तो ये न्यू स्किल्स की जरूरत पड़ने लगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, पीपल पोजेसिंग न्यू सेट ऑफ स्किल्स। तो आज की तारीख में भी अभी की भी बात करें तो चैट जीपीटी इज अ वेरी बोल्ड थिंग, राइट। चैट जीपीटी का यूज करके लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट देर आर पीपल वो सेइंग चैट जीपीटी अब पुराना हो गया है, देर इज दिस, देर इज एआई, देर इज दिस, देर इज दैट। तो ये जो है, ये जो चेंजेस आप देख रहे हो, ये कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच रही है ना। जस्ट विथ इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, और आपके पास वो द लर्निंग का आपके अंदर वो होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए कि आई नीड टू लर्न समथिंग एंड आई नीड टू यूज दिस आइडिया, यूज दिस स्किल टू गेट अर्न मनी और हेल्प सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये चीज आपके अंदर हो तो आप भी इस चीज में पार्ट हो सकते हो, राइट। work from anywhere. Now, because of this, we are able to work anywhere, right? Just as industrialization organized and centralized work under one roof called factories, computer technology is allowing decentralization. तो इंडस्ट्री ने क्या कर दिया था, सबको फैक्ट्री एक जगह पे थे, सारे लोग अपना गांव, अलग अलग गांव से एक जगह पे टाउन में आके फैक्ट्री में काम करते, वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर रिवर्स हो गया, यहाँ पे तुम घर बैठ के अपना काम करके वर्क फ्रॉम होम, है ना। तो लैपटॉप्स और अगेन कंप्यूटर्स, ये सब ने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन आसान कर दिया। मोबाइल्स, एक्सेसिबिलिटी, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन टर्न एनी स्पेस इनटू वर्चुअल ऑफिस।
बहुत अच्छी मूवी का यहाँ पे बताया, चार्ली चैपलिन का मॉडर्न टाइम्स मूवी देखिएगा, बहुत प्यारी मूवी है। चार्ली चैपलिन की एक्चुअली सारी मूवीज देख लेगा, बहुत अच्छी मूवीज है सारी। चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क with advanced industrialization, the proportion of population engaged in agriculture is declining. In highly developed countries, farming has become mechanized with maximum use of machines, high technology. In a country like India, significant proportion of population is still engaged in agriculture and rural-based occupation. Expansion of service sector is also happening rapidly in India. तो अब अगेन ओवरऑल पूरा व्यू बता रहे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन, फार्मिंग वगैरह रुक गया, मतलब यानी कम हो गया। और जहां हो रहा है वहां पे बहुत ही मशीन्स का इस्तेमाल होके हो रहा है। इंडिया में कहीं ना कहीं फिर भी रूरल फार्मिंग नॉर्मल तो चली रही, लेकिन हमारे यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी वाइज ड्रिवन फार्मिंग होते जा रही है, एक्सपांड होते जा रहा है सब कुछ। तो ओवरऑल एक जनरल इनकी टिप्पणी चल रही है। One of the main features of modern societies is the enormous expansion of economic interdependence. Today, the world economy operates through the exchange of capital, labor, raw material, technology. ये सबका आपस में लेन देन से इकोनॉमी चलती है। We are all dependent on an immense number of workers stretching from across the world for the goods and services that we consume. तो एक दूसरे के ऊपर हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ चुकी पूरे वर्ल्ड के ऊपर। यूएस में कोई बैंक है, बैंक अपना सैलरी का काम इंडिया में पूरे किसी कॉल सेंटर को देके रखा हुआ है। जो टीसीएस वगैरह कंपनीज है वो लोग क्या करती है, टीसीएस वगैरह कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्ट सर्विस, ये सब कौन सी कंपनीज है? ये सब सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये कंपनीज है, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज है, जो बाहर के देशों का एक पार्ट ऑफ वर्कलोड अपने पे ले लेती है, जो उनका काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने बोला यूएस के बैंक का सैलरीज, एम्प्लॉयज के सैलरीज का काम इंडियन एम्प्लॉयज यहां बैठे बैठे पूरा कर रहे हैं। अगर यहां से वो गड़बड़ करेंगे, वहां पर लोगों को सैलरी लेट मिलने वाली है। ओके, अब उन्होंने वो क्यों किया हुआ? क्योंकि वहां की कंपनी अगर वहां अपने यहाँ पे सैलरी डिपार्टमेंट अपना बनाएगी तो उनको बहुत कॉस्टलियर पड़ेगा। तो उतना पैसा खर्च, उससे कम पैसा खर्च वो इंडिया में करके यहाँ पर एक पूरा एक कॉल सेंटर चल रहा है, एक बीपीओ चल रहा है, जो वहां के लोगों का, एमएनसी चल रही है, जो वहां के लोगों का सैलरी का पूरा जो भी है सैलरी स्लिप या जो भी मतलब काम है रिलेटेड टू दैट, वो काम कर रही है, वो देख रही है पूरा टाइम टू टाइम। तो ये इस तरह का हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, ऐसा वो यहाँ पे बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड असेंबली लाइन, वर्कर्स वर स्टेशन एट फिक्स्ड पोजीशंस। अब ये कंपैरिजन बता रहे हैं कि पहले कैसे इंडस्ट्री की वजह से सेंट्रलाइज था सब कुछ, लेकिन वो अब चेंज होते गया। इन ए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वर्क इज डिसेंट्रलाइज्ड, है ना, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो चुका है। इट इज ग्रोइंग कंपटीशन बिटवीन फर्म्स, कंट्रीज, दैट मेक्स इट एसेंशियल टू कीप प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल। दिस मींस क्रिएशन ऑफ ग्लोबल चेन ऑफ प्रोडक्शन इन विच डिफरेंट activities of the production process take place in different parts of the world. For example, एप्पल का फोन अमेरिका में बनता ही नहीं है। एप्पल का फोन वियतनाम, ताइवान, कहाँ भलती जगह पे बनता है, और खाली अमेरिका में जाके उसका बक्सा बनता है जिसके अंदर एप्पल का फोन डालते हैं, और इतना महंगा लोग खरीदते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा वैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बारबी। बारबी रियलिटी में एक जो अमेरिकन ब्रांड बारबी बोलते हैं लोग, लेकिन रियलिटी में बारबी इज मेड इन जापान, और एशियन कंट्रीज में बनती है वो, और सिर्फ अमेरिका में उसका वो बक्सा अगेन बनता है जिसमें वो बारबी डाल दी जाती है। तो कहने की बात, पहले तो ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी कर दी, वहां पे रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, वहां पे लेबरर सस्ता मिलता है, बहुत मिल जाता है इजीली, वहां पे वो बनवा कर सस्ते में बनवा कर यहाँ पर अपना ब्रांडिंग करके बेचते हैं। लुई विटॉन और जो जितने भी ब्रांड्स होते हैं अलग अलग, उसके बैग्स वगैरह रियलिटी में एशियन कंट्रीज में कहाँ पे फैक्ट्री में किलो के भाव पे बन रहे, लेकिन उसको अमेरिका लाके उसको खाली एक अपने ब्रांड के साथ बेच देते हैं वो लोगों के साथ, जो इतने ज्यादा डॉलर्स में बिकता है फिर। सो दिस इज ग्लोबल इकोनॉमी, राइट? In another country where labor is cheaper, product may be marketed for consumption is totally different country। तो वही पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल कहीं और का जहाँ पे चीपर है, लेबर कहीं और का जहाँ पर चीपर है, और मेन बेच रहे वो अपने आप। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस लाइक कोका कोला, कोलगेट, palm olive, Kodak, General Motors, and many more play a crucial role in creating a flexible economy which operates crisscross the globe। तो ये लोग वो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेशन है, जो इस तरह से वर्क करती है। एजुकेशन नेक्स्ट है, एजुकेशन जो अगेन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। द term education literally refers to the actualization of potentials of an individual।
It involves a learning process to gain knowledge and skills, not just to survive, but to live life more meaningfully. बहुत प्यारा सा लाइन लिखा है कि एजुकेशन के अंदर आपको स्किल्स और नॉलेज तो लेना ही है, साथ ही साथ आपको ये समझना है कि आपको अपनी लाइफ और मीनिंगफुल्ली कैसे रहनी है, वो एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत लोग को, हम पढ़े लिखे लोग जब कचरा बाहर फेंक रहे हैं, ऐसी गाड़ी के बाहर उन्होंने रैपर फेंक दिया या कुछ खाया और रैपर फेंक दिया, सो ये उसने क्या ही कर लिया इतनी डिग्री लेके, जब उसको इतनी कॉमन सेंस नहीं पता कि मुझे कचरा यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, है ना। सो ये जो बातें हैं कि आप एजुकेटेड किस तरह का आप अपने आप को बोलते हो, एजुकेशन मतलब क्या होता है, इट इज नॉट जस्ट योर डिग्री और इट इज नॉट जस्ट स्कूल एजुकेशन, इस बहुत ब्रॉड टर्म में एजुकेशन को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर जिसमें सिर्फ आपने नॉलेज और स्किल्स ही गेन नहीं किया, लेकिन आपने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल भी किया हुआ। Broadly speaking, education is a lifelong activities of lifelong process engaging both informal and formal ways of learning. In this sense, in primitive societies, education was part of the larger process of socialization and enculturation. So, अगर इस वे में बात करें कि जिसके अंदर इनफॉर्मल फॉर्मल वेज ऑफ लर्निंग आ गई, तो पहले की सोसाइटीज जो थी वो सिर्फ सोशलाइजेशन और एनकल्चरेशन यानी कि कल्चर को हमें सिखाने के लिए एजुकेशन चलता था। फैमिली लोकल कम्युनिटी सर्व द बेसिक फंक्शन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर फैमिली और लोकल कम्युनिटी यही काम करती थी, जिसमें आप कल्चर सीखते थे। पासिंग ऑन culturally learned behaviors, values, norms, language, basic set of working skills. इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसके बाद प्रिमिटिव सोसाइटीज के बाद प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की अगर बात करें, व्हेन मोस्ट पीपल लिव्ड एंड वर्कड अराउंड होम, वाज नो इकोनॉमिक नीड फॉर एजुकेशन, लोगों को लगता नहीं था एजुकेशन को जरूरी था। विद इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिमांड फॉर लिटरेट न्यूमरेट वर्कफोर्स आल्सो इंक्रीज, पुटिंग प्रेशर फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमें स्किल्स और ये सारी लर्निंग जरूरी हो गई। मॉडर्न सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम, need for specialized learning and skill attainment. In such context, education needed to be formal and explicit. तो कैसे हम लोग इनफॉर्मल होते हुए, नॉट रिक्वायर्ड होते हुए, इनफॉर्मल होते हुए फॉर्मल एजुकेशन तक आ चुके हैं, ऐसा बता रहे हैं। Modern societies have evolved in a distinct institution of education to fulfill basic goals, to create and disseminate ideas and knowledge, to develop skills to use existing knowledge for the betterment of society. तो मॉडर्न सोसाइटीज में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि न्यू आइडियाज क्रिएट करो और नॉलेज क्रिएट करो, और फिर उसी को स्किल्स में डेवलप करते हुए कुछ और बेटरमेंट, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्या करते हो आप वो स्किल्स और आइडियाज के साथ, वो चीज पूरी एजुकेशन को इंस्टीट्यूट का काम है कराना। एजुकेशन इज दस अ ब्रॉड प्रोसेस ऑफ लर्निंग द broadens an individual's cognitive horizons and develops in her or him the skills to choose, evaluate and add to existing knowledge. एक पर्सन के अंदर उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज को और बेटर करने के लिए, उसकी स्किल्स को इस तरह से डेवलप करने के लिए कि वो कुछ दुनिया के लिए बेहतर और कर सके, वो सब काम कराना एजुकेशन का है। इसलिए आप जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो, आपको जो आपके स्कूल्स में अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, डिबेट हो गया या फिर एक ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया, एनवायरमेंट साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गया, इसमें हम जब वर्ल्ड रिलेटेड चीजें, हम वर्ल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं, तो हम क्रिएटिव आइडियाज लेके हम वही ये क्या कर रहे हैं, हम अपने कॉग्निटिव को चैलेंज कर रहे हैं टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू गेट सम न्यू आइडियाज एंड गेट डेवलप समथिंग ऑन दैट, जिससे हम वर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, राइट। So that is the whole point of education. Types of education: formal education, informal education. Formal education is planned with a specific end in view. तो फॉर्मल एजुकेशन मतलब आपका जो स्कूलिंग हो गया उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक एंड व्यू हमारा डिसाइडेड होता है कि क्या आखिर में हमें क्या हासिल करना है ना। इन दिस वे इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, सिंस इट इज प्रोवाइडेड टू फुलफिल स्पेसिफिक एंड्स, फॉर्मल एजुकेशन इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड। तो एक एंड होता है ना कि हाँ 16 साल तक 10वीं खत्म हो जाती है, 18 साल तक हमारी 12वीं खत्म हो जाती है, तो एक लिमिटेड टाइम तक का वो होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। Formal education is limited to a specific period. Formal education has a well-defined systematic curriculum. The curriculum is based on aim designed according to the needs of society. तो curriculum हर लेवल पे अलग अलग होता है ना।
इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इम्बाइब्स एटीट्यूड, डेवलप्स स्किल्स, cultivates values and acquires knowledge without any systematic organization. तो कोई सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको ये सिखा रहा है, बट आपने वो चीज सीखी, वो स्किल, एटीट्यूड, वो आपके अंदर वो वैल्यू कल्टीवेट हुआ है, वो नॉलेज आया हुआ है, आपने वो नॉलेज एक्वायर किया हुआ है. इट्स कॉल्ड एन इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन इन्वॉल्व्स एफर्ट्स बाय पेरेंट्स, एल्डर्स टू हेल्प द यंग वंस टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट. तो जो फैमिली आपके साथ, फैमिली जो चीजें आपको सिखाती है, कल्चरल वैल्यूज, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन में गिनते हैं. There is no fixed curriculum, timetable or deliberate agency to impart informal education. उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता कि आज मैं तुझे अपनी ये बात सिखाने के लिए आधा घंटे का ये फिर होमवर्क मिलेगा. ऐसा नहीं होता है, कोई करिकुलम नहीं होता. एक इन जनरल में आप सीखते हो अपने फैमिली से कुछ बातें, कुछ मोरल्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन बिहेवियर का. इन दिस सेंस इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इसीलिए इनफॉर्मल एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और चलती ही जाती है थ्रू आउट, है ना. वुड इंक्लूड ऑल इन्सिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस लर्निंग थ्रू वेरियस पॉसिबिलिटीज सच एज वर्क एक्सपीरियंस, ट्रैवल एंड मास मीडिया. तो जो फैमिलीज बहुत ट्रैवल करती है, उनके बच्चे कुछ अलग तरीके का ही उनका थिंकिंग प्रोसेस रहता है, उन्होंने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया हुआ है रेदर देन कंपेयर टू जो फैमिली ट्रैवल्स नहीं करती है ना. तो इस तरह की आप बात को दिमाग में रखें तो ये समझ जाएंगे. और थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द realm of formal education, but it is not totally spontaneous and unstructured as informal. ये दोनों के बीच की कड़ी हो गई. नॉन फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन के बाहर की बात है, लेकिन इट इज नॉट इनफॉर्मल. इनफॉर्मल बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होता है, नॉन फॉर्मल थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है. तो दोनों के बीच का कंबाइन ये हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन refers to any systematic educational activity carried outside the framework of the established formal system. Non-formal education is designed to serve the learning needs of an identified homogeneous group. Since it is consciously designated and implemented, non-formal education requires flexibility in design of the curriculum and scheme of evaluation. एग्जाम्पल में आप यहाँ पे सोच सकते हो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, कि अगर आपने कोई ऐसा चीज, कोई स्किल या कोई ऐसा चीज सीखा अवे फ्रॉम योर फॉर्मल एजुकेशन, स्कूलिंग, उसके अलावा, तो और जिसका एक स्ट्रक्चर था ऑफ कोर्स, तो आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कुछ आपने कोई स्किल, कोई भी आपने कोई टैलेंट, गिटार सीख लिया या आई डोंट नो कोई लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज सीख लिया आउट ऑफ स्कूल, खुद से पढ़कर या इंटरनेट से या ड्यूलिंगो कर कर या समथिंग लाइक दैट, या कोई चीज खुद ही प्रैक्टिस कर करके आपने खुद सीख लिया, सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में वो चला जाएगा. द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. व्हाई इज एजुकेशन एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर सोशियोलॉजिस्ट? अब एजुकेशन यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं. Key figures in sociology like Emil Durkheim and Talcott Parsons have focused on the important role of education for both individual and society. तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताया हुआ है. फंक्शंस ऑफ एजुकेशन कैन बी समड अप एज फॉलो. तो एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो जानने के लिए हमें ये पता पड़ना पड़ेगा कि एजुकेशन करता क्या है, फंक्शंस क्या क्या है उसके. Children coming from diverse family and community backgrounds gain an understanding of the common values, moral beliefs in society through school education. This unites a multitude of separate individuals. तो एजुकेशन में जब आप स्कूलिंग में जाते हो, अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड वाले साथ में मिलकर एक सोसाइटी के मोरल्स और कॉमन वैल्यूज को समझते सीखते हैं, तो ये चीज पॉसिबल होती है. थ्रू एजुकेशन चिल्ड्रन लर्न सेल्फ डिसिप्लिन, दे इंटरनलाइज द सोशल रूल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी. आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हो कि, और जिससे हम सोसाइटी में, सोसाइटी के रूल्स समझते हैं, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीजें हम सीखते हैं एजुकेशन से. Education system teaches specialized skills needed for the complex modern economy. For example, technical schools are specially designed to provide technical vocational training. तो स्पेसिफिक मशीनरी की कोई ट्रेनिंग हो गई या कोई स्किल करने के लिए, कोई वोकेशनल स्किल करने के लिए आपने एक पर्टिकुलर स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, ओके, जिसमें आप कोई मशीन चलाना सीख रहे हो, कोई चीज बनाना सीख रहे हो, फर्नीचर फर्नीचर का बनाना सीख रहे हो, इस तरह का कोई स्पेसिफिक चीज सीख रहे हो, तो टेक्निकल ट्रेनिंग.
In contemporary times, the workplace requires a certain level of knowledge and skills. So, along with the providing individuals with basic intellectual foundation, higher education institutions also cater to the need by accrediting certain levels of knowledge and skill. तो ये बता रहे कि आज की तारीख में कैसे वर्क प्लेस पे आपको बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यही काम करती है और आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करती है जो चाहिए दुनिया में. Schools also instill the value of individual achievement in the children. In schools, children are assessed on the basis of universal standards. Their conduct is assessed according to the yardstick of formal school rules. Their achievement is measured by the performance in examination. Schools, like wider society, largely operate on the meritocratic basis. यानी किसका मेरिट बेसिस बेसिकली. दोज विद एबिलिटी एंड टैलेंट अचीव देयर जस्ट रिवॉर्ड्स. तो स्कूल एक ओवरऑल एक बच्चे के अंदर अचीवमेंट वाली बात वैल्यू लाती है, जिसमें बच्चा जब अचीव करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है और ये चीज उसको सिखाती है और उसको उस तरह से एक कॉमन यार्डस्टिक से मेजर करती है कि आपको इतना लेवल का आपको चीजें आनी ही चाहिए, इतना आपके अंदर अचीवमेंट होना ही चाहिए. इस तरह का स्कूल काम करती है. एजुकेशन एंड सोशल डिवीजन. अब एजुकेशन से सोशल डिवीजन भी कैसे है, उसका क्या रिलेशन है वो देखते हैं. For the sociologists who look at society as unequally divided and differentiated, education at all levels becomes a means to reproduce social inequalities. Scholars like Bowles and Gintis in the report 2002 argue that workplace inequalities are mirrored in the organization of schools and that education system reproduces these inequalities. तो ये लोग का ये कहना है कि स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसने इनइक्वालिटीज को जारी रखा है, जो वर्क प्लेस पे इनइक्वालिटीज थी उसको यहाँ पर स्कूल सिस्टम में जारी रखा है. तो आप एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल की बात ले लो. गवर्नमेंट स्कूल में गरीब के बच्चे जा रहे हैं तो वहां का लेवल ऑफ एजुकेशन, वहां की लेवल ऑफ चीजें, और एक प्राइवेट रिच अंबानी वाला स्कूल कोई देख लो या कोई भी आईबी स्कूल देख लो जहाँ पे सब कुछ इतना अलग. ओके, क्लब हाउस जैसा तो स्कूल होगा, स्विमिंग पूल, गोल्फ खेल रहे बच्चे, क्या क्या सीख रहे, कितना रोबोटिक्स सीख रहे. और दूसरी तरफ जहां पर व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड भी ठीक से नहीं है, चौक ठीक से नहीं है, टीचर आ रही जा रही सो रही है, मतलब इस तरह का गवर्नमेंट स्कूल का हालत रूरल का. तो ये डिवीजन का वो यहाँ पर उस बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको ये लॉजिक समझ आएगा. स्कॉलर्स लाइक बोर्ड्यू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन and economy and criticize the education system for functioning as the means of through which the higher classes reproduce their economic domination. Because schools are usually organized in such a way that the students perceived to be destined for lower levels of work are expected to follow rules and are given simple repetitive tasks, while for those destined for higher level tasks there is an emphasis on independent thinking and working. Schools routinely design curriculum according to the social background of students. We go to different kind of schools depending upon our socio-economic background and we acquire different kinds of privileges and opportunities. तो बहुत ही वास्ट और ब्रॉड वे में आपको ये पूरा लॉजिकली सोचते हुए ये टॉपिक को देखना है कि अलग अलग एरिया वाइज रिच एरिया में रिच स्कूल्स और वहाँ का करिकुलम, वहाँ का बच्चों की एक्टिविटीज पूरा अलग होगा. जैसे हियर इन दुबई द स्कूल्स आर सो डिफरेंट देन द स्कूल्स इन इंडिया. यहाँ की स्कूल्स में बच्चे उस लेवल पे अलग तरीके से एक्टिव और इतने कॉम्पिटिटिव और इतने ज्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं चीजों में. नॉट जस्ट स्टडीज, मैं स्टडीज में बात नहीं कर रहा हूँ, स्टडीज तो आईबी करिकुलम है यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही टफ, सबसे टफ अगर बात करें तो है. और अलग ही है स्कूल्स पूरी यहाँ पे यार. इंडिया में स्कूल्स, मैं जो इंडिया में स्कूल में था वहां की और यहाँ की मैं कंपैरिजन ही नहीं कर सकता हूँ बच्चों के बीच का, क्योंकि बहुत लेवल अलग है जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है. एंड यहाँ तो ये बात कर रहे हैं कि एक सिटी में ही अगर आप रिच एरिया वाइज देखो कोई स्कूल और एक पुअर एरिया वाइज स्कूल देखो तो आपको फर्क पता पड़ जाएगा. तो ये कह रहे हैं कि स्कूल कैसे जिस जगह का होता है उस जगह पे कैसा प्रोविजन देती है. यहाँ पे बच्चे स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब चीजें सीखते हैं और एनजीओज में काम करना सीखते हैं और क्या कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं पहले से ही फ्रॉम ग्रेड 9 10 ऑनवर्ड्स ओनली. और दूसरी जगह पर जहां पर इकोनॉमिक वाइज डाउन है या सोशली बैकवर्ड वाले स्कूल्स अगर है, वहां पर इस लेवल का
चीजें नहीं प्रोवाइड की जाएगी। रोबोटिक्स वहां पे आपको मिलेगा ही नहीं आपको। रोबोटिक्स क्या होता है, वहां पे इंटरनेट तक नहीं मिलेगा आपको, साइबर का लेक्चर नहीं मिलेगा, कंप्यूटर लेक्चर तक नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये लोग किस तरह के स्टूडेंट्स बनाएंगे, जो एक वर्कर्स कैटेगरी वाले जो होंगे, जो रिपीटेटिव टास्क वाला सीखेंगे, ये रिपीटेटिव टास्क करना सीखेंगे, और यहाँ वाले एंटरप्रेनर्स और वैसे वाले लोग बनेंगे। तो ये डिविजन एजुकेशन करता है, ऐसा कुछ रिसर्चर्स का कहना है। Many studies have pointed out that education as a system also perpetuates gender differences. बहुत जगह पे gender based भी आपको अलग अलग आपको differences मिलेंगे. Although the gender gap in education has narrowed in recent decades, gender remains a challenge for equal access to educational opportunities. तो हालांकि ये बहुत चेंज हो गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ वाला जो कंसेप्ट है, और देश बचाओ, और मतलब बहुत हम आगे आ चुके हैं। लेकिन फिर भी देर आर प्लेसेस, देर आर पीपल, देर आर टाउन एंड विलेजेस जहां पर जेंडर डिफरेंसेस आज भी मौजूद है। विमेन को, गर्ल चाइल्ड को नहीं पढ़ाया जाता, या नहीं उतना सपोर्ट किया जाता जितना मेल बॉय को किया जाता है। We consider issues like preferences for a boy schooling over a girls, or a high school dropout rate among girls, or soft subject choices for girls. तो ये सारी चीजें आज भी देखने को मिलती है। This chapter has given an outline of how societies establish subsystems that facilitate their survival. It should help you learn how about how each of these institutions contribute to the overall functioning of society. तो ओवरऑल हमने यही देखा कि सोसाइटी चलाने के लिए कैसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस का योगदान होता है और इम्पोर्टेंट होती है, उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और कैसे वो आपस में एक पूरा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी फॉर्म करती है और वो चलती है। ओके, यहाँ पे आपको देखो लिटरेसी रेट्स दिया हुआ है मेल्स फीमेल्स का, एंड ईयर वाइज सेंसस के थ्रू दिया हुआ है। पहले कितनी कम थी 51 की देखो, और अब बढ़ चुकी है फीमेल्स की 64 तक एटलीस्ट हम आ चुके हैं, राइट। तो इंक्रीज तो हो गई है, बट फिर भी है कहीं ना कहीं। आई होप चैप्टर आपको मजा आया, चैप्टर आपको समझ आया। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करो गाइस, सब्सक्राइब करो प्लीज। इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, सब्सक्राइब करो। बहुत सारे आपको पूरे ग्रेड 11 के हिस्ट्री, ग्रेड 11 पॉलिटिकल साइंस, और ये सोशियोलॉजी चल रहा है हमारा, वो मिल जाएंगे वीडियोस। एंड दैट्स इट, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड कीप स्माइलिंग। बाय।